चलो, फर्स्ट आर्टिकल है आपका रिवर लिंकिंग से एसोसिएटेड। आपने पार्वती रिवर के बारे में सुना है किसी ने? चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, हिमाचल वाले की बात नहीं कर रही। हिमाचल वाली जो पार्वती रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास नदी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम राजस्थान वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या चलेगा, रिवर्स को लिंक किया जाएगा, मतलब एक रिवर में पानी ज्यादा रहेगा, दूसरी में डेफिसिट रहेगा, ताकि जो बाकी रीजन की रिक्वायरमेंट है वाटर की उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे आप पार्वती काली सिंध रिवर के बारे में पढ़ोगे अलॉन्ग विद द चंबल रिवर। उसके अलावा एलिफेंट्स को यूज किया जाता है वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज में। हाँ जी हाँ जी मनप्रीत, वो करना है अभी, रुक जाओ, वो करना है। एलिफेंट्स को यूज किया जाता है डिफरेंट रिलीजियस सेरेमनीज में। तो कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, आपको मेंस के लिए भी डेटा मिल जाएगा, बाकी एथिकल कंसर्न्स यू नो। उसके अलावा स्पेडेक्स फाइनली इंडिया 4th कंट्री बन चुका है, हमने डॉकिंग मिशन को अपना सक्सेसफुल बना लिया। उसके अलावा चार कौन कौन सी, अब चौथे पे तो हम आगे, बाकी तीन कौन कौन सी आ जाएंगे? यूएस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये जस्ट अपडेट है, एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका। इसके अलावा म्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होते हैं म्यूल्स? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। तो रेगुलर अगर क्लासेस नहीं है तो क्या बोलेंगे, म्यूल क्या होती है? खच्चर होती है। ठीक है, पर यहाँ पे हम मिलिट्री रोबोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 77th इवेंट हुआ आपके आर्मी डे का, कब था? 15 जनवरी। तो वहां पे परेड करवाई गई म्यूल्स की। ठीक है, तो इनके फीचर्स देखेंगे। अच्छा, जो हमारे म्यूल्स हैं, आर्मी के रोबोट्स हैं, उसमें एमिनिशन है, वेपन्स लगे हैं। जैसे इतना तो हमें पता है कैरी करेगा चीजों को, ठीक है, पर एमिनिशन है नहीं। अभी चाइना वालों के जो मिलिट्री के रोबोट्स हैं उसमें एम्यूनिशन लगे हुए हैं, हमारे वाले में नहीं अभी। चलो, उसके अलावा एक आर्टिकल ये स्किप हो गया था, दैट इज अबाउट, कौन सी कंडीशन है ये? राजस्थान में हुई है ये भी, आर्टिशन कंडीशन, जहां पे वाटर एकदम से निकला और ट्रक वगैरह मशीनरी सब यहाँ पे धंस चुकी थी। ठीक है, एक पिट भी जनरेट हुआ। इसके अलावा महाकुंभ, हर दिन आप न्यूज़पेपर में देखोगे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कल क्या हुआ था, आग लगी थी सिलेंडर के फटने से, तो ये बना ही रहेगा न्यूज में। पर इससे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ देखने को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा वाइस चांसलर, अब वाइस चांसलर कौन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रेसिडेंट। ठीक है, चांसलर भी बोल देते हैं या फिर विजिटर भी बोल देते हैं, बाकी वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे अब जो मेन हेड रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे। तो यहाँ पे स्टेट्स ने क्वेश्चन रेज करा है कि फेडरलिज्म कहाँ पे है, तो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा रैट होल माइनिंग, क्या होती है रैट होल माइनिंग? कौन सी स्टेट्स में ज्यादातर करी जाती है? नॉर्थ ईस्ट में करी जाती है, स्पेसिफिकली इन असम एंड मेघालय, इन दो स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है ये। इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा पंजाब से रिलेटेड एक आर्टिकल आ रखा था अबाउट कुका रिबेलियन, जनवरी 17 टू जनवरी 18 तक वो चला था, तो उसके बारे में देखेंगे। नामधारी सेक्ट आपने सुना हो, अगर सुना है नामधारी सेक्ट के बारे में, तो उससे एसोसिएटेड है, वो थोड़ी सी पर्सनालिटीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर। और भी है थोड़े से आर्टिकल, इसमें कम है। यस, अभी एक गाजा सिटी वाला हम करेंगे, हम इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लेंगे जो पेपर्स में पूछी जाती है। ठीक है, और फर्स्ट जो आर्टिकल है आज का, दैट इज अबाउट क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। तो इस इंडेक्स के अंदर बताया गया है इंडिया का रैंक है सेकंड, पर किस फील्ड के अंदर, कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं जॉब्स क्रिएट करने के लिए जो अपकमिंग एरा है। तो सेकंड रैंक पे हैं उसमें हम। ओवरऑल अगर रैंकिंग देखोगे तो हमारा रैंक है 25th। तो इसमें मतलब कुछ इंडिकेटर्स होते होंगे, ये इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए कि किन किन इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स लेके आते हैं। तो इंडिकेटर क्या है? सबसे पहले स्किल्स फिट। ठीक है, स्किल कितनी है आपकी लेबर के पास, तो उसके हिसाब से तो अपना रैंक है 37th। एकेडमिक रेडीनेस, एकेडमिकली हम कितने एक्टिव हैं, कितने रेडी हैं, आगे चल के कितने अपडेट्स लेके आने हैं, तो उसके हिसाब से अपना रैंक है 26th।
फ्यूचर ऑफ वर्क, जो मैंने अभी बोला कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं आगे चल के जॉब्स को जनरेट करने के लिए, तो उसके हिसाब से हम सेकंड रैंक पे हैं और फर्स्ट पे है यहाँ पे यूएस। एंड उसके अलावा एक और इंडिकेटर है दैट इज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके हिसाब से हम रैंक पे हैं 40th। तो हमारा जो ओवरऑल रैंकिंग है वो है 25th। एक जो आपने याद रखना है वो ये वाला है, फ्यूचर ऑफ वर्क। अभी हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, फ्यूचर ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट, किसने रिलीज करी थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा इनको। तो आपने ये वाली रैंकिंग तो याद रख लेनी है, बाकियों को आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी आपको ओवरऑल रैंकिंग पता होनी चाहिए कि हम 25th रैंक पे हैं। यस ऑनलाइन, गुड, ठीक है। हाँ जी, जेनेवा, यस। ओके, उसके अलावा यहाँ पे हमने बता दिया कि जो फ्यूचर में जॉब्स जनरेट होंगी वो ज्यादातर किस फील्ड में आएंगी। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ग्रीन स्किल्स यानी कि जो सस्टेनेबल हमारी अप्रोच रहेगी चीजों को लेके उस पे। और सेकंड रैंक पे हैं हम। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिकेटर के बारे में बोला है, ये सेकंड जो रैंक आ रखा है दैट इज ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो यूएस के बाद हमारा रैंक आ रखा है इस बार। बाकी ओवरऑल हमारी रैंकिंग इज 25th। अगर टॉप 10 में देखोगे तो फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है यूके और थर्ड पे है जर्मनी। तो थर्ड तक की याद रखना है, उसके बाद का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये तो फर्स्ट रैंकिंग्स आ गई आपकी, और अपना याद रखना 25th। हाँ जी, हाँ ये ओवरऑल रैंकिंग है जो टॉप 10 है। हम तो यहाँ पे 25th आ गए ना ओवरऑल में, और ये यूएस यूके जर्मनी, बाकी ये टॉप 3 आ जाएंगे। डन। छोटा सा आर्टिकल था पर रैंकिंग्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इनको। ओके, अब है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ओके रितिका, अभी करंट अफेयर का लेक्चर चल रहा है तो सुनते चलो और नोट करते चलो शॉर्टकट में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं, दो तरह की रिवर्स रहती हैं आपकी, वन इज सरप्लस एंड सेकंड इज डेफिसिट। एक में पानी एक्सेस मिलेगा आपको, दूसरे में पानी कम मिलता है। पर अभी ये हम पूरे रिवर लिंकिंग से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, बहुत पॉपुलर है, रंथाम भोर टाइगर रिजर्व, उसी के नाम पे नेशनल पार्क भी है। अब जब ये पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चलता है तो यहाँ पे पता चला कि एक जो नेशनल पार्क है और उसके अंदर जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो रखा है उसका 37 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सबमर्ज कर जाएगा। अब बोला जा रहा है जब इसको रिवर को हम लिंक करेंगे ना तो यहाँ पे एक डैम भी बनाया जाएगा। डैम का नाम है डुंगरी डैम, याद रखिएगा इसको, डुंगरी डैम। अभी आती हूँ कि कौन सी रिवर पे है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, बट ये बोला गया है कि यहाँ पे 37 स्क्वायर किलोमीटर जो टाइगर रिजर्व है वो सबमर्ज कर जाएगा। और इसमें क्या किया, क्यों इसको किया जा रहा है, तो बेटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, वो इरिगेशन से रिलेटेड हो सकता है या ड्रिंकिंग वाटर मतलब यूज के लिए। एंड कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को पानी प्रोवाइड किया जाएगा, तो 23 डिस्ट्रिक्ट्स को। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है, एक तो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है लोगों के लिए, पर दूसरी तरफ हम बार बार बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो उसके ऊपर अब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कंजर्वेशन पे क्यों क्वेश्चन आया, क्योंकि टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड जोन, कॉन्फ्लिक्टेड तो नहीं बोलेंगे पर प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल रहा है। अब मेन जो इसके कंपोनेंट रहेंगे, काली सिंध और दूसरी कौन सी थी, पार्वती चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल। तो डुंगरी डैम विल बी बिल्ट ऑन बनास रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लूनी रिवर भी बहुत पॉपुलर है राजस्थान में, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यही देखने को मिलेगी कि लूनी रिवर के ऊपर बनेगा। तो याद रखना जो डुंगरी डैम है दैट विल बी बिल्ट ऑन बनास रिवर। अगर रीजन की बात करें तो सवाई मधोपर, तो ये 35 किलोमीटर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से, तो 30 किलोमीटर है, पर पानी की बात हो रही है यहाँ पे। और काफी सारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज इसके देखने को मिलेंगे। एक बॉडी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये भी अभी रोल में आपको मिलेगी थोड़े दिनों में कि कैसे इसके कॉन्सिक्वेंसेज इंपैक्ट करेंगे टाइगर की डाइवर्सिटी को। अब ये तो हमने देख लिया मेन क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। तो लॉस ऑफ हैबिटेट, जो ब्रीडिंग पैटर्न है टाइगर्स का वो यहाँ पे इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा।
पानी से जब सेपरेट हो जाएंगे, कुछ पॉपुलेशन एक तरफ रहेगी, कुछ पॉपुलेशन दूसरी तरफ, तो जेनेटिक आइसोलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होता है, जेनेटिक इंसोलेशन, सॉरी, या आइसोलेशन भी लिख देते हैं। इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पे ही रह जाएंगे, कुछ यहाँ पे रह जाएंगे, जो बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे वही आगे उनकी पॉपुलेशन चलेगी। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी, तो नॉर्थ साउथ डिस्पर्सल रूट है, बहुत सारी स्पीशीज, हाँ आइसोलेशन ही है, इसको कट कर दो, आइसोलेशन ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज जो आगे पीछे जाती हैं, बीच में अब डैम आ जाएगा तो कैसे क्रॉस करेंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अब और क्या इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, एक तरफ लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने का क्वेश्चन उठ रहा है और दूसरी तरफ कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और भी प्रोजेक्ट है, जैसे सबसे पॉपुलर वन केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसकी वजह से बहुत सारी टाइगर्स की जो नेचुरल हैबिटेट है वो इम्पैक्ट हुई थी। उसके अलावा इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब बोला जा रहा है कि नो गो जोन्स बना दी जाएं, कि इस एरिया में कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पाथवे बने हैं, कॉरिडोर्स बन रखे हैं, तो नो गो जोन्स वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी डिबेट, अब बोला जा रहा है कि ठीक है वाटर स्कैरसिटी को हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, पर जरूरी नहीं है फॉर एवर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या क्या पोजीशन है, तो यहाँ पे राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है अजित बैनर्जी, उन्होंने तो बोल दिया है कि जो फाइनल प्रोजेक्ट की डिटेल्स है उनको इवेलुएट करके हम बता देंगे कि इकोलॉजिकली कोई हार्मफुल इम्पैक्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल CWC सेंट्रल वाटर कमीशन है, वाटर से एसोसिएटेड है तो कमीशन भी सेंट्रल वाटर कमीशन, इन्होंने भी बोला है हम अपनी DPR देंगे, यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, की एनवायरमेंटली फ्रेंडली रहेगा ये जो प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा ये नोट कर लेना, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन को ये बता दिया था, दैट इज अबाउट बैटल ऑफ खिदराना, या फिर इसी को बैटल ऑफ मुक्तसर भी बोलते हैं। मेन पॉइंट्स बताइए ऑफलाइन। ईयर, ठीक है, किस किस के बीच में, कम्युनिटी बोल दी जाए तो आपको पता ही है, ठीक है, सिख वर्सेस मुगल्स। हाँ जी, सिख कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी, और इस तरफ से औरंगजेब। और सबसे बड़ी बैटल जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ी थी और जिसको जीता भी था, वो यही वाली बैटल थी, ठीक है, इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एनिमल वेलफेयर से एसोसिएटेड है, एक तरफ एनिमल वेलफेयर आ जाएगा, एक तरफ पीपल की सेफ्टी आ जाएगी। साउथ इंडिया में देख लो, एलिफेंट्स को फेस्टिवल में एज ऐसे शोकेस किया जाता है, आपने देखी होगी, थ्रिसूर का इमेजेस आती हैं, शोकेस होती हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है, एट द सेम टाइम एनिमल्स भी वहां पे मिलेंगे। अब कुछ एलिफेंट्स होते हैं जिनको हम बोल देंगे कैप्टिव एलिफेंट, यानी कि उनको हमने क्या किया, इम्प्रीजन कर दिया हुआ है, ठीक है, बंदी बना लिया हुआ है। और एक जो आएंगे यहाँ पे, वो एलिफेंट्स आएंगे जो सेरेमनीज में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट, बाकी फ्री की तो बात ही नहीं हो रही, जो जंगलों में है, यहाँ पे कैप्टिव हैं, और दूसरे वो हैं जो सेरेमनीज में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टडीज के अनुसार ये पता चला, जितने भी एलिफेंट्स को सेरेमनीज में यूज किया जाता है उनके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है वो हाई है इफ कंपेयर टू द कैप्टिव एलिफेंट, जिनको इम्प्रीजन किया है, टूरिस्ट आ गए उनको बिठा दिया कि आओ आपको एक गेड़ी लगवा के आ जाए, तो वो चीजें हैं। बाकी जो सेरेमनीज में है उनका स्ट्रेस लेवल इज वेरी हाई। अभी आप देखोगे गाइडलाइंस इसमें कि सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट्स है, उन्होंने बनाया हुआ है कि एलिफेंट्स जब चलेंगे तो उनके बीच में 2 मीटर का फासला रहेगा। पर जब इतना सारा शोर पड़ेगा, परक्यूजन की आवाजें आएंगी, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके कौन कौन से, जिनको स्टिक या फिर हाथ से बजाया जाता है, ढोलक वगैरह आ जाएगा इसमें सारा, तो उस टाइम पे ये डिस्टर्ब होते हैं, और जब डिस्टर्ब होते हैं तो फिर क्वेश्चन उठता है पब्लिक सेफ्टी के ऊपर। तो देख लेते हैं हुआ क्या। तो बात है मल्लापुरम केरला की, जहां पे एलिफेंट डिस्टर्ब हुआ, मेल एलिफेंट था, और उस मॉस्क में एक फीट चल रही थी, फीस्ट, मॉस्क फीस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मल्लापुरम के केरला की ये न्यूज है, और 24 लोग जो थे यहाँ पे इंजर्ड हुए, एक जो था वो क्रिटिकली इंजर्ड भी था। इसके अलावा यहाँ पे डिबेट उठ जाती है पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन की, सेरेमनीज में इनको यूज करना चाहिए या नहीं। केरला ने रिपोर्ट करा है अराउंड 24 कैप्टिव एलिफेंट की डेथ इन 2024, ऐसे एलिफेंट जिनको इम्प्रीजन किया गया था। 2024 में ही 24 एलिफेंट्स की डेथ देखने को मिली है।
ईयर से याद रह जाएगा, 2024 और उधर 24 कैप्टिव एलिफेंट। और अगर 2019 से देखोगे तो अराउंड 154 एलिफेंट्स की डेथ हुई है, 154। और अगर डोमेस्टिक एलिफेंट्स की बात करें तो उन्होंने अराउंड 196 पीपल को किल भी किया है। और ये फेस्टिवल सीजन्स की ही बातें हैं, 2011 से लेके 2023 इतने लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ एलिफेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे वर्ड बोला, दैट इज वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये लॉ की लैंग्वेज होती है, इसका मतलब है कि वॉलंटरी, हमें पता है कि रिस्क हो सकता है इन एलिफेंट से, बट फिर भी हम रिस्क ले लेते हैं, तो इंजरी जो है वो वॉलंटरी है, कहीं ना कहीं अपनी विल से ही हो रही है। इसके अलावा टू स्टेट दैट डिवोटीज एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ अटेंडिंग फेस्टिवल विद परेडेड एलिफेंट्स। तो मतलब जो डिवोटीज हैं वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं इस रिस्क को जब एलिफेंट्स को हम सेरेमनीज में यूज करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब यहाँ पे कोर्ट का क्या स्टैंड आया, पहले तो केरला हाई कोर्ट स्यू मोटो इंटरवेंशन, इन्होंने इंटरवीन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी फटकार लगाई थी कि लॉ मेकिंग का काम गवर्नमेंट का है, आप उसमें इंटरफेयर ना करें। इसके अलावा ये देखो आप गाइडलाइंस, बोला गया 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए दो हाथियों के बीच में। अभी सुनो पहले इसको, 3 मीटर का डिस्टेंस दो हाथियों के बीच में, 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपने कोई फ्लेम टॉर्च, आग वगैरह जलाई हुई है मिसाल टाइप, तो उसके और हाथी के बीच में एटलीस्ट 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एंड अगर आपके पास एलिफेंट्स हैं और साथ में पब्लिक या परक्यूजन डिस्प्ले है, बड़े बड़े ड्रम्स का आप यूज कर रहे हो, तो उनके और हाथी के बीच में लगभग 8 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस आती हैं। आपको लगता है ये चीज एप्लीकेबल है? एलिफेंट्स के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो? नहीं बना सकते, जब अभी स्टडी आगे देखते हैं। और उसके अलावा बोला था अगर फायर वर्क्स करने हैं आपको वहां पे, तो 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन एलिफेंट और जो जहां पे आप फायर वर्क्स कर रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको मेंस में, पर वो आएगा क्रिटिसिज्म के बेसिस पे। इसको पॉजिटिव नोट पे तो नहीं बोलेंगे ना, गाइडलाइंस तो हैं पर ये है नहीं पॉजिटिव नोट पे, तो क्रिटिसिज्म के बेसिस पे आ सकता है ये। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट चलो। अब देखो ये त्रिशूर पूरम, अब यहाँ पे आपको दिखेंगे ये भी एलिफेंट्स का एक पूरा लाइन है, और उस तरफ भी देखो एलिफेंट्स की एक लाइन, बाकी ये भीड़ देखो साथ में, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन मार्क उठा। अब ये जो क्या कहते हैं इसको, ये फेस्टिवल है, रिलीजियस गैदरिंग है आपके केरला के अंदर, ये स्टार्ट किसने करी थी? ये की थी आपके सक्तन थम्पुरन, जो महाराजा ऑफ कोची थे। महाराजा ऑफ कोची सक्तन थम्पुरम, इन्होंने स्टार्ट किया था 18 सेंचुरी के एंड में, जैसे लेट 18 सेंचुरी में त्रिशूर पूरम की ये जो रिलीजियस गैदरिंग होती है एट केरला, ठीक है। ये किया था जो महाराजा ऑफ कोची थे सक्तन थम्पुरन, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। और उसके अलावा जो फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर है उन्होंने भी बोला 3 मीटर का डिस्टेंस, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था इस चीज को। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, अब देखो हाई कोर्ट ने वो पीछे गाइडलाइन दी, पहले तो यहाँ पे बोला गया कि आपका काम नहीं है लॉ मेकिंग का, ठीक है, रिव्यू का काम होता है, नॉट लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर का काम नहीं है आपका। इसके अलावा एक रूल की गाइडलाइन और आती है, दैट इज केरला कैप्टिव एलिफेंट्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस रूल्स 2012। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सेफ्टी नॉर्म्स हमने उठाए हुए हैं, देन यू हैव टू मेंशन इट, कि जैसे केरला स्टेट है उन्होंने ले रखे हैं, दैट इज केरला कैप्टिव एलिफेंट्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस रूल्स 2012, और ये भी वायलेट ही हो रहे हैं ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के ऊपर गाइडलाइन ये तो पॉसिबल ही नहीं है चीज। उसके अलावा बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वो भी एक्टिव हो रखे हैं सिंस 2012, जब से ऐसे केसेस हमने ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखे हैं, स्पेशली इन द त्रिशूर पूरम का जो फेस्टिवल होता है। और अगर टेम्पल पूछ लिया जाए तो त्रिशूर थिरु अम्बड़ी टेम्पल। तो इसके बाद अब क्या प्रॉब्लम्स एलिफेंट्स फेस करते हैं? पब्लिक सेफ्टी तो होगी, उसको अब साइडलाइन कर दो। अब एलिफेंट्स के पास तो कोई चॉइस नहीं होती, जैसे ह्यूमन बींग्स उनको ट्रीट करेंगे वो वैसे चलते रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिली है स्ट्रेस की वजह से। और एक स्टडी करी गई 2019 के अंदर, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी याद रख लेना। और इन्होंने बोला कि जो सेरेमनीज में एलिफेंट्स का यूज किया जाता है उनको स्वेयर स्ट्रेस लेवल देखने को मिले हैं। सैंपल लिया गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एलिवेटेड मिलता है जितने भी ये सेरेमोनियल एलिफेंट्स होते हैं।
और इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशंस भी मिलती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स इनके सप्रेस हो जाते हैं, वुंड हीलिंग डिले हो जाती है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उनको यूज किए जा रहे हो, तो वुंड हीलिंग इनकी डिक्लाइन कर जाती है, एंड न्यूरोनल सेल डेथ भी देखने को मिलती है, अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो भी इनकी डिक्लाइन कर जाती है। और यहाँ पे वही चीज बताई है, जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनको कम स्ट्रेस है अगर सेरेमोनियल एलिफेंट्स के साथ कंपेयर किया जाए। तो उसके अलावा ये क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, तो हेड बॉबिंग करते हैं, वो घुमाते नहीं है सिर, जब गुस्सा सा आता है उनको, तो वो चीज आ जाएगी यहाँ पे। बाकी मोनोटनी हो जाती है, एक बहुत लंबे आवर्स तक के एक ही जगह पे खड़े रहना मोनोटनी इनको कॉज करता है, जिस वजह से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करते हैं। एंड उसके अलावा आजकल चिप सिस्टम भी चल रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि आप इनके नेचुरल ब्रीडिंग पैटर्न्स को जो है वो इंटरफेयर कर रहे हो, तो डीएनए टेस्ट के लिए चिप्स लगानी शुरू कर दी थी कि हम चेक रखेंगे कि इनके ब्रीडिंग पैटर्न इम्पैक्ट तो नहीं हो रहे। खैर इसको बाद में बंद कर दिया गया था, अगस्त 2022 तक ही था। डन। तो इसमें अब स्पेडएक्स मिशन है, हमने ये डिटेल में कर लिया था, आज जस्ट समरी सी देखेंगे। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, दो कौन कौन से मोटर्स या फिर स्पेस क्राफ्ट हमने यूज किए? चेजर एंड टारगेट। SDX-01 इज चेजर एंड 2 लग जाएगा तो टारगेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इंडिया जो है वो 4th नेशन बन चुका है जिन्होंने डॉकिंग कर ली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉकिंग? दो बॉडीज को ज्वाइन करवाना स्पेस के अंदर, ठीक है, दैट इज डॉकिंग। ओके, इसके अलावा कौन सा हमने लॉन्च व्हीकल यूज किया? PSLV C60, वो फ्लाइट नंबर होता है जो 60, 59 ये सब लिखा होता है, दैट इज द फ्लाइट नंबर। और अगर PSLV C60 आप देखोगे उसमें भी हमने पढ़ा था पोयम, क्योंकि 24 और हम साथ में चीजें लेके गए थे, पेलोड्स लेके गए थे, तो पोयम दैट इज PSLV C60 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है। वर्क हॉर्स कौन सा लॉन्च व्हीकल है? PSLV। और GSLV को क्या बोलेंगे? बाहुबली, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। और क्यों करी हमने डॉकिंग, क्या जरूरत थी? ठीक है, और हमारे ऐसे क्या टारगेट्स हैं जिन्होंने हमें प्रोवोक किया कि यस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तो उस वजह से भी हम कर रहे हैं। और दूसरा चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हम मिशंस की तरफ जा रहे हैं जहां पे ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। तो कभी फ्यूल ही खत्म हो गया या कोई पार्ट ही खराब हो गया तो वो सारी चीजें ना हो, इस वजह से हमने डॉकिंग को परफॉर्म कर लिया। तो आई थिंक मैं ये अज्यूम कर रही हूँ ये वाला आर्टिकल आपको पता है। बाकी यूएस चाइना रशिया ये पहले ही कर चुके हैं, तो इंडिया इज 4th कंट्री। हाँ, ये चीज देख लो। अब जो चेजर एंड टारगेट, जब इनको लो अर्थ ऑर्बिट, हाँ ऑर्बिट भी याद रखना, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था अराउंड 470 किलोमीटर्स। तो जब इनको ऊपर भेजा गया है तो पहले इनको दूर करवाया, खुद करवाया हमने टेक्निकली, और उसको नाम दिया है फार रॉन्डेवू। रॉन्डेवू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मीटिंग। पहले दूर करवाया, फिर 20 किलोमीटर दूर करवा दिया, फिर उनको असेंबल करवाया, ठीक है, ताकि वो डॉकिंग परफॉर्म करी जा सके। समझ आया राहुल? डाउट आया? बोलो किस चीज का? डॉकिंग वाला किया था आपने? डॉकिंग में क्या करते हैं हम, दो स्पेस क्राफ्ट है, इनको कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। लॉक सिस्टम हो सकता है, जैसे ताला और चाबी होते हैं वैसे सिस्टम यूज किया जा सकता है, डिफरेंट सिस्टम्स रहते हैं। अब यहाँ पे फार रॉन्डेवू का मतलब है कि गए तो एक ही लॉन्च व्हीकल पे थे ये, राइट। चेजर भी था इसी में और टारगेट भी था इसी में। तो जब हमने इनको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया तो पहले हमने इनको सेपरेट किया, यानी कि चेजर को और टारगेट को थोड़ा दूर दूर भेज दिया। तो 20 किलोमीटर तक हमने इनको सेपरेट कर दिया, बीच में 20 किलोमीटर। उस फिनोमिना को इन्होंने नाम दे दिया फार रॉन्डेवू। उस फिनोमिना का नाम रख दिया फार रॉन्डेवू। रॉन्डेवू का मतलब होता है मीटिंग, दूर की मीटिंग है अभी। फिर उसके बाद हमने डॉकिंग करवाई, फिर हमने नीचे हम बैठे हुए हैं इसरो के सारे साइंटिस्ट वहां पे, फिर इन्होंने डॉकिंग करवाई इनकी, फिर इनको असेंबल करवा दिया। फार रॉन्डेवू मतलब जब सेपरेशन करवाई है 20 किलोमीटर की, उसके बाद डॉकिंग हमने करवाई। लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट जब टेक वाला पार्ट पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट का जो डिस्टेंस रहता है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता, मतलब 2000 मैक्सिमम हम लेके चलते हैं, ठीक है, मिनिमम हम वेरी करता है। ओके जी, तो ये आपका था अबाउट स्पेडएक्स मिशन। और बाकी याद रखिएगा चेजर है आपका SDX-01 एंड SDX-02 इज टारगेट,
चलो इतने क्वेश्चन बनेंगे इससे, और ज्यादा है नहीं। हाँ जी ऑनलाइन, गुड। चंद्रयान 4, गगनयान, चंद्रयान 4, ठीक है। बाकी पिछला देख लेना एक बार, उसमें थोड़ा और डिटेल में किया था, मेंशन कर दिए थे कि कौन कौन से मिशन हैं। बाकी इस बार जब 77th इवेंट हुआ हमारा आर्मी डे का, तो उसमें हमने एक स्पेशल चीज करी, दैट इज म्यूल्स का यूज करके एक परेड करवाई, रोबोट डॉग्स स्टील द शो एट इंडियन आर्मी डे परेड। तो काफी इंटरेस्टिंग था। देखा आपने इसका? मैंने बोला था आपको, सांसद टीवी पे चल रहा था लाइव। नहीं देखा है किसी ने, पता है मुझे। तो लोकेशन याद रखना, दैट इज एट पुणे। इवेंट लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। 77th आर्मी डे याद रखिएगा। बाकी म्यूल्स क्या है तो पता होना चाहिए आपका, सीधा ही आ जाएगा म्यूल्स इज, और वहां पे ब्रीडिंग भी लिखी होगी हॉर्स एंड डोंकी, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे म्यूल्स आर रोबोट के डॉग्स, तो याद रखना इनको। मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट्स। अब इनकी इंट्रोडक्शन हमने कर दी है, क्या इनके मेन पर्पस हैं? तो मिलिट्री को एक तो सपोर्ट करना। टेरेन हमारा अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे बीच में आपको प्लेन एरियाज मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तो इतनी ज्यादा माउंटेन्स है कि ह्यूमन बींग्स के लिए टफ हो जाता है चीजों को कैरी करना। नीचे की तरफ आओगे कोस्ट लाइन लगी हुई है, तो वैरायटी ऑफ टेरेन है इंडिया के अंदर। तो ये स्पेसिफिकली बनाया है माउंटेनियस जोन के लिए। अब ऊपर जाओगे तो चीजों को कैरी करना टफ हो जाता है, तो एक तो कैरी का काम रहेगा इनका, जो भी चीजें लेके जानी है फ्रॉम प्लेन एरियाज टू अपर एरियाज। इसके अलावा सर्वेलियंस का काम रहेगा। और चीज भी है, हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग। पता लगा कोई इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे बॉम्ब डिटेक्ट हुआ है, ह्यूमन बींग्स की फेर्टिलिटी रेट, डेथ रेट हाई रहता है। आर्मी की बात हो रही है जब यहाँ पे ह्यूमन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हजार्डोस मटेरियल को ये टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक हमारा जो एसेट है उसका लॉस होगा, ह्यूमन बीइंग की लॉस नहीं मिलेगी। इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल में आ गया, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये भी इनका मेन पर्पस रहेगा। पर यहाँ पे हमने एमिनेशन रिलेटेड कोई वर्ड नहीं पढ़ा, तो मतलब अभी एमिनेशन का जो फीचर है वो इसमें नहीं है, बट डिसाइड किया गया है कि इसको हम अपग्रेड करेंगे। एंड डिफिकल्ट टेरेंस, वहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं। इनके थोड़े और फीचर्स अगर देखोगे तो डेवलप किसने किया है, एरो आर्क, न्यू दिल्ली बेस्ड फर्म है एक, और आर्क वेंचर्स की एक सब्सिडरी है छोटी सी, एरो आर्क, इन्होंने बनाया है म्यूल्स को। एरो आर्क दिल्ली बेस्ड फर्म एंड सब्सिडरी ऑफ आर्क वेंचर्स। ठीक है। और बाकी इनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, थर्मल सेंसर भी लग रखे हैं, यानी कि टेम्परेचर को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कैमरास भी लगे हुए हैं, अगर हाई टेम्परेचर आग वगैरह को क्रॉस करते हैं तो कैमरा एकदम से खराब नहीं होगा। फ्रंट एंड रेयर सेंसर्स भी लगे हैं, फ्रंट साइड भी एंड बैक साइड भी, ताकि नेविगेशन प्रॉपरली की जा सके। वजन अगर देखोगे तो लगभग 51 किलोग्राम्स तक का है। स्पीड देखोगे तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल सकते हैं। बाकी बैटरी लाइफ, अगर एक बार चार्ज कर दिया तो 20 आवर्स तक ये काम कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली, 20 आवर्स। ठीक है। किसने बनाया है, इट इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में डीआरडीओ दिख जाएगा, तो मेजॉरिटी अगर पढ़ा नहीं है डीआरडीओ ही पिक करेंगे, तो याद रखना एरो आर्क न्यू दिल्ली बेस्ड फॉर्म का एक सब्सिडरी है आर्क वेंचर्स का। इसके अलावा प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ है, तो एनवीडिया जेवियर प्रोसेसर। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों का यूज किया गया है। एनवीडिया जेवियर प्रोसेसर, एनवीडिया। बाकी टेम्परेचर टॉलरेंस इनकी देखोगे तो -40 टू 55 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से काम कर सकते हैं। और वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब पानी अगर अंदर चला जाता है तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा डस्ट प्रूफ है, धूल से भी इनकी मशीनरी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो हेंस वी कैन से हार्श कंडीशन, चाहे डेजर्ट वाली हो, माउंटेन टेरेन, फ्लड प्रॉन एरिया, जैसे मर्जी एरिया है आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस साल की जो 77th आर्मी डे का थीम था, दैट वाज समर्थ भारत, यानी कि एम्पावर्ड इंडिया, सक्षम सेना, यानी कि कैपेबल आर्मी। सो दिस वाज द थीम ऑफ 77th आर्मी डे, समर्थ भारत, सक्षम सेना, एम्पावर्ड इंडिया, कैपेबल आर्मी। वो जो करंट अफेयर वाली पीडीएफ आती है उसको देखते हो आप? अरे वाह, एक भी नहीं? पुराने वाले नहीं? उसको कर लिया करो, कई बार ना छोटे छोटे आर्टिकल्स छूट जाते हैं तो वो उसमें कवर कर दिए होते हैं,
ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी होती है, वो पूरा आर्टिकल कवर हो जाते हैं, उसको देखा करो। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो अब है अबाउट आर्टिशियन कंडीशन। तो राजस्थान का एक विलेज है दैट इज तारानगर। तारानगर में वो बोरवेल की डिगिंग करवा रहे थे और अचानक से पानी गश आउट हुआ और सारी जगह फैल गया, और कुछ आपको ये इमेजेस बहुत दिखी होंगी, राइट। तो ये आर्टिशियन कंडीशन होती क्या है? पहले मतलब वो तो ठीक है, मिस्टिकल चीजें जो बोली लोगों ने कि मे बी सरस्वती रिवर दोबारा से इमर्ज कर चुकी है, साइंटिस्ट ने उस चीज को बोला कि ऐसा नहीं है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिशियन कंडीशन। रीड बाद में करते हैं, पहले समझ लो। ये अगर अर्थ का क्रस्ट है, नीचे आप क्या करते हो ना, ट्यूबवेल्स बनवाते हो। अब मान लो यहाँ पे जो रॉक सिस्टम होता है दिस वन, इसको बोलते हैं परमिएबल। परमिएबल, ठीक है। अब नीचे वाला जो बेड रॉक है उसको हम बोलेंगे इम्परमिएबल। इसके नीचे भी पानी पड़ा होता है, वाटर। अब दो जोन्स यहां पे आपको दिखेंगी, वन इज अनकन्फाइंड और दूसरी है कन्फाइंड। तो कन्फाइंड वही होगी जहां पे कन्फाइंड रहेंगी, सारी चीजें प्रॉपर रहेंगी, इम्परमिएबल रहेंगी, तो दिस जोन इज कन्फाइंड। और ऊपर वाली जो रहेगी दैट इज अनकन्फाइंड। जनरली जो पानी निकाला जाता है वो इसी जोन से निकालते हैं हम, ठीक है, जो अनकन्फाइंड वाली जोन होती है। ट्यूबवेल जितने भी बने होते हैं इसी से करे होते हैं। पर अगर डिगिंग ज्यादा हो जाती है तो ये रॉक्स को तोड़ के आगे चली जाती हैं, जो आपकी पाइप्स होती हैं, और उस एरिया में आ जाती हैं जहां वाटर ऑलरेडी हाई प्रेशर में था। अब सोचो एक जगह है वहां पे पानी पूरा भरा हुआ है, कोई भी चीज है हाई टू लो ही जाती है ना। डैम से आप एकदम से गेट ओपन करोगे तो ऊपर से नीचे को ही गिरेगा वो, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाती है चीजें, या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो कन्फाइंड जोन है, इसमें जो आपके पत्थर होते हैं ये इम्परमिएबल होते हैं नेचर में, यानी कि यहां से एक्यूफर्स नहीं होते हैं। यस, एक्यूफर्स। एक्यूफर क्या होता है? छोटे छोटे कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर होता रहता है। नीचे वाले एरिया में आपको वैसे एक्यूफर्स नहीं मिलते। तो एकदम से अब यहां तक अगर ड्रिलिंग कर दी तो एकदम से वाटर जो है वो गश आउट होता है और वो पूरा फैल जाता है, एक ही साथ निकल जाता है वो, ठीक है। तो तभी हम जो ट्यूब वेलिंग करते हैं वो अनकन्फाइंड जोन में ज्यादा करते हैं रादर देन कन्फाइंड। यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आइडिया नहीं लगता ना कि जो परमिएबल रॉक थी उसको तोड़ के आगे चले गए हैं। तो यहाँ से वाटर एकदम से गश आउट करता है और पूरे एरिया में फैल जाता है। तो वही कंडीशन हुई कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज आर्टिशियन कंडीशन। तो कुछ इस तरह से आपको दिखता है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वाटर एकदम से गश आउट हुआ है प्रेशर के साथ। कोई डाउट? बस जोन्स याद रखना, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। कन्फाइंड वाले जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे उन रॉक सिस्टम्स के अंदर जो इम्परमिएबल हैं, यानी कि उनके अंदर आपको वैसे छोटे छोटे एक्यूफर्स नहीं मिलेंगे। ऊपर का जो एरिया रहेगा यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्यूफर्स मिलते हैं जिनमें वाटर स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पे प्रेशर में होता है पानी इस वाले एरिया में जो कन्फाइंड जोन्स होती हैं। और जब प्रेशर में होगा तो एकदम से ऊपर से चीज उनको जब खुली मिलेगी तो वो एकदम से बाहर की तरफ निकल के आता है, गश आउट होके आता है, तभी वो सारे एरिया में फैल जाता है, ठीक है। वाटर टेबल तो ऊपर वाला ही एरिया हम काउंट करते हैं जहां से ट्यूब वेलिंग्स करी होती है, क्योंकि वहां पे हम जब मोटर ऑन करेंगे तभी पानी एक्सट्रैक्ट आउट होगा। इस केस में मोटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब डूब ही गया वहां मशीनरी, ठीक है। तो दैट इज इन द कन्फाइंड जोन। अब स्टोरी देख लेते हैं हुआ क्या। आर्टिशियन कंडीशन के ऊपर अब क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। तो डायरेक्टली आप डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करोगे, इसको आप केस से स्टार्ट करोगे कि हुआ कहां पे था। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट ये मेंस के लिए। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली वाटर जो है वो गश आउट हो जाता है, और ये जो फ्लो है ये नेचुरली रुकता है। बोला ना यहाँ पे मोटर्स का तो कोई रोल ही नहीं बचा, आप नहीं रोक सकते इसको। इसी वजह से हम अनकन्फाइंड जोन में ट्यूब वेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली खुद ही रुक गया है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। पहले तो ऐसे फ्लड से आ रहे थे, फिर एकदम से रुक गया था, नेचुरली रुका था। तो सोशल मीडिया पे तो ये स्पेकुलेशन लगा दी कि सरस्वती रिवर ओरिजिनेट कर चुके हैं, कुछ ने तो महाकुंभ के साथ एसोसिएटेड कर दिया कि 144 साल के बाद आया इस वजह से है। तो बहुत डेंजरस, पर बाद में पता चला कि दिस इज अ फिनोमेना दैट इज नोन एज आर्टिशियन कंडीशन। और ये पहली बार नहीं हुआ है, एक फ्रांस के अंदर टाउन है नेम एज आर्टोइस, यहीं से ये वर्ड उठाया गया है आर्टिशियन। यहाँ भी ये गशिंग आउट वाली कंडीशन बहुत देखने को मिली होगी। एंड जिस दिन ये आर्टिकल आया था अराउंड 27 ऑफ दिसंबर, ये स्किप हो गया था मुझसे, इंपॉर्टेंट था बट ये फिनोमिना। तो उसमें जो पिक्चर लगाई थी वो कनाडा की लगाई हुई थी, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने, वो कनाडा की लगी हुई थी
खैर हमने तो देख लिया ओरिजिनल वाली। तो आर्टिशियन स्पेसिफिकली हम कब यूज करते हैं? ऐसा वाटर जो कन्फाइंड होता है अंडर प्रेशर बिलो लेयर्स ऑफ रिलेटिवली इम्परमिएबल रॉक्स। वर्ड्स याद रखने हैं, कन्फाइंड, इम्परमिएबल, यही मिलेंगे स्टेटमेंट के अंदर, ध्यान रखना इसको। और प्रेशर होता है दैट इज वेरी हाई, तभी तो हाई टू लो की तरफ आया, ऊपर पानी नहीं था, नीचे हाई प्रेशर में था। केमिस्ट्री लगी थोड़ी सी यहाँ पे, बट खैर हर चीज है दुनिया में हाई टू लो ही आती है, ठीक है। उसके अलावा फ्रांस में एक ओल्ड रोमन सिटी है आर्टिशियम, उसी के ऊपर ये नाम पड़ा था। टाउन का नाम है आर्टोइस, और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिशियन वेल्स देखने को मिले हैं मिडल एजेस के अंदर, तो पुराने टाइम की बात हो रही। और इंसिडेंट की डिटेल दी रखी है, कितने एरिया में हुआ था अपने काम का नहीं है, बट खैर दे दी है, पढ़ लेना जिसको पढ़नी हो। बाकी जियोलॉजिस्ट एट राजस्थान स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला कि दिस कंडीशन इज आर्टिशियन कंडीशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि जो आर्टिशियन एक्यूफर्स होते हैं ये वाटर को अंडर प्रेशर स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे? इम्परमिएबल लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड सॉइल बिलो द अर्थ। तो जो रॉक पड़ी ना हमने इम्परमिएबल, यहाँ पे पानी है तो ऑब्वियसली नीचे भी तो रॉक होगी, उसी के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है प्रॉपर, एक चैम्बर बना हुआ है, और वहां से क्या होते हैं जो वाटर है एकदम से गश आउट कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है यूनाइटेड स्टेट के जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा दी गई है। तो जब भी डेफिनेशन लिखोगे आर्टिशियन कंडीशन की, अगर ये चीज मेंशन कर देती हो कि यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे ने ये चीज बोली थी, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बन जाता है, तो मेंस में इसको जरूर यूज कीजिएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया, कन्फाइंड प्रीलिम्स में नहीं भी पता होगा ना, कन्फाइंड देखना है, इम्परमिएबल रॉक देखनी है, हाई प्रेशर देखना है, बस ये शब्द आने चाहिए वहां पे, सॉल्व हो जाएगा इजीली क्वेश्चन। बाकी कई बार ओरिजिन भी पूछ लेता है वर्ड का, तो टाउन देख लिया हमने, किस कंट्री का था? फ्रांस, ठीक है जी, डन। दैट्स अबाउट आर्टिशियन कंडीशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑनलाइन डन। हाँ, जो इम्परमिएबल है वो आपका नॉन पोरस होगा, और जो परमिएबल है, आपको पता चल गया ना पोरस कौन सा होगा। पोरस मतलब स्पॉन्ज देखिए घर पे बर्तन साफ करते हो जैसे, तो पानी जब उससे पास होता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है प्रॉपर, दैट इज पोरस नेचर। तो यहाँ पे इम्परमिएबल का होगा पोरस नेचर, या फिर परमिएबल वाली रॉक का? परमिएबल का, जिसमें से परमिएबल है कोई चीज, परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी, कोई चीज अलाउ कर रहा है, वो वाटर है ना यहाँ पे, तो वो आपके परमिएबल आएंगे। तो पी फॉर परमिएबल, पी फॉर पोरस। चले नेक्स्ट, महाकुंभ मेला। तो ये अभी आपको पता है कि 45 डेज का मेला है, और कब से शुरू हो चुका है? 13 जनवरी, और लास्ट 26 फेब तक चलेगा। उस बीच में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड अपडेट्स आते ही रहेंगे। तो जैसे बिगेस्ट गैदरिंग है ह्यूमन बीइंग्स की पूरे वर्ल्ड में, अगर देखोगे स्टार्ट कैसे हुआ था, तो एक छोटा सा एक्सप्लेनर सेक्शन आया था अबाउट शाही स्नान और पौष पूर्णिमा। जब हम अपने हिंदू धर्म के कैलेंडर्स देखते हैं, वहां के हिसाब से पौष पूर्णिमा के दिन स्नान किया जाता है, ये वाला शाही स्नान। शाही मतलब रॉयल बेथ भी इसको बोल सकते हैं। और कहाँ पे किया जाता है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिले प्रयाग, तो प्रयागराज में ये हुआ। और जो सरस्वती रिवर है इसको अब हम मिस्टिकल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वेदास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पर बाय नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे आगे चलते गए विलुप्त हो गई थी ये रिवर, आपकी सरस्वती रिवर। बाकी शाही या फिर रॉयल बेथ जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेंट्स आते हैं। अघोड़ी इसका देखा होगा आपने, राख वगैरह लगाई होती है, स्कल उठाए होते हैं प्रॉपर हाथ के अंदर। एंड अखाड़ास, नाउ अखाड़ा जो होते हैं ये स्पिरिचुअल ऑर्डर्स होते हैं, 3 तरह के अखाड़ा है, अभी देखते हैं इनको। और सेरेमोनियल बेथ यहाँ पे ये लोग लेते हैं। बाकी राजयोगी स्नान भी इसको बोल देते हैं। और महाकुंभ मेला के बिल्कुल इनिशियल डे पे ये होता है, यानी कि कब हुआ इस बार? 13 जनवरी। अब ये जो वर्ड है कुंभ, एक जोडिएक साइन भी होता है, राशि भी होती है कुंभ, बाकी पिक्चर होता है घड़ा, तो कुंभ या फिर कुंभक से इसको ओरिजिन करा गया है। तो सेक्रेड पिक्चर ऑफ एलिक्सर और इमॉर्टैलिटी। एक स्टोरी है, विष्णु किस रूप में आते हैं? मोहिनी के अवतार में आते हैं। कौन लड़ रहे थे सेक्रेड पिक्चर के लिए? एक तरफ देवता थे और एक तरफ सुर थे, असुर थे, राक्षस थे। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए विष्णु आए थे मोहिनी के रूप में। तो वो जो घड़ा था उनके हाथ में, दैट इज द कुंभ, तो उसी कुंभ से ये एसोसिएटेड है। बाकी अखाड़ाज अभी बोले स्पिरिचुअल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, तो एक बनता है इसमें शैव अखाड़ा। शैव अखाड़ा मतलब किसकी पूजा करी जाएगी? लॉर्ड शिवा। बहुत सारी फॉर्म्स है लॉर्ड शिवा की, तो डिफरेंट फॉर्म्स की पूजा करी जाती है इसमें, शिव अखाड़ा। इसके अलावा वैष्णव अखाड़ा, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की डिफरेंट
फॉर्म्स में पूजा करी जाती है। वराह किसकी फॉर्म है, ठीक है, तो याद रखना इसको भी। एंड उदासीन अखाड़ा ये चंद्रदेव जी ने फाउंड करा था। हु वाज चंद्रदेव? ये गुरु नानक जी के लड़के थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इस बार महाकुंभ भी चल रखा है और पीसीएस भी आ रखा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्रदेव, सन ऑफ गुरु नानक, द फर्स्ट सिख गुरु, चंद्रदेव। और कहां कहां पे ये गैदरिंग्स होती हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू नो। एक आ जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट, हरिद्वार। कौन सी रिवर रहेगी? गंगा, ठीक है, हरिद्वार में आ गई गंगा। किन 2 रिवर्स के मिलने पे बनती है गंगा? भागीरथी एंड अलकनंदा। बाकी ये भागीरथी और अलकनंदा इनको बाद में देखेंगे, इनके भी डिफरेंट ओरिजिन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उज्जैन, उज्जैन इज इन स्टेट मध्य प्रदेश, और रिवर कौन सी आ जाएगी? शिप्रा रिवर। तो हरिद्वार में आ गई गंगा रिवर, इजी है। उज्जैन की याद रखोगे आप, बैंक ऑफ शिप्रा, स्टेट आ गई मध्य प्रदेश। नासिक स्टेट महाराष्ट्र, और रिवर आ जाएगी गोदावरी, दक्षिण गंगा भी जिसे हम बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण गंगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट प्लेस है दैट इज प्रयागराज, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, गंगा यमुना एंड सरस्वती, मिस्टिकल सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट, अब किन किन टाइप्स के होते हैं कुंभ? डिफरेंट कुंभ आप सुनते हो, तो जैसे कुंभ मेला जो है वो 4 बार आता है ओवर अ कोर्स ऑफ 12 ईयर्स। 12 ईयर्स, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो इस बार वही है महाकुंभ मेला, ठीक है। अब टाइमलाइन देख लो इनकी। पहले तो जो हरिद्वार और प्रयागराज में होता है उसको पहले बोलेंगे अर्ध कुंभ मेला। अब ये हर 6ठे साल पे होता है, मतलब 12 साल में कितनी बार आ गया? 2 बार। तो एवरी 6th ईयर होता है हरिद्वार एंड प्रयागराज वाला, और इसको बोलते हैं अर्ध कुंभ। अर्ध मतलब हाफ, तो यहाँ पे हम 12 ईयर कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इसमें से हर जो 6th ईयर पे आएगा दैट इज अर्ध कुंभ मेला। इस बार आएगा इससे क्वेश्चन, यूपीएससी तो पूछेगा, बाकियों ने पूछा ना पूछा, बट यूपीएससी विल आस्क दिस क्वेश्चन। इसके अलावा महाकुंभ मेला, अब ये होता है एट प्रयाग आफ्टर 144 ईयर्स, जो अभी वाला चल रहा है, तो ये 144 साल के बाद आए। जाना नहीं है आपने? मन कर रहा है जाओ फिर, बाकी ऑनलाइन देख लो, सारा टेलीकास्ट चल रखा है, ठीक है, ओके। पर पेपर भी है, ये भी याद रखना। माघ कुंभ ये हर साल होता है इन द मंथ ऑफ माघ, जैन टू फेब, ये होता है आपका प्रयागराज में। माघ कुंभ इन मंथ ऑफ माघ, जैन टू फेब, और ये होता है आपका प्रयागराज में। तो अर्ध कुंभ आ गया आपका हरिद्वार एंड प्रयागराज, दोनों लोकेशंस पे 6th ईयर पे आता है। महाकुंभ मेला जो 144 ईयर्स के बाद, जब ये 12 साइकिल्स पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके अलावा माघ कुंभ ये हर साल आता है, और माघ मंथ में आता है, दैट इज जैन फेब, प्रयागराज में होता है। अब यहाँ पे वो स्टोरी बताई हुई है सेक्रेड पिक्चर की, नहीं आई थिंक नहीं बताई है, मैंने बता दी आपको, विष्णु मोहिनी के अवतार में आए थे, याद रखिएगा। विष्णु जी की जगह पे किसी और गॉड का नाम भी लिखा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन अटेम्प्ट। इसके अलावा आदि शंकराचार्य, इंपॉर्टेंट सेंट, अराउंड 8th सेंचुरी एडी में आपको मिलेंगे मतलब वो फीलिंग आ जाती है कि प्रेजेंट में ही बात हो रही है। तो इन्होंने बोला था कि ये सेक्रेड पिक्चर है अमृत का, और ओरिजिनेशन उन्होंने बताया था फ्रॉम पुराणास, और पुराण जो थे आपके ये लिखे गए थे अराउंड 4th सेंचुरी एडी, ठीक है, 4th सेंचुरी एडी के। तो आपके जो नेशनल यूथ डे था किसके, कौन से इंपॉर्टेंट फिलोसफर या कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम पे हम मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी। और वो पुराणास में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, उनका मानना था सिर्फ वेदास ही ओरिजिनल चीजें थी। एनीवेज, तो यहाँ पे इन्होंने आदि शंकराचार्य ने बोला था कि ये पुराणा से ओरिजिनेट हुए हैं। इसके अलावा वेदास अगर ओपन करते हैं हम, तो उसमें भी बोला गया है कि गैदरिंग्स होती हैं प्रयाग वाले एरिया में, पर एज सच हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसी वजह से हम 8th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। आदि शंकराचार्य जी का पहला नाम आता है। इसके अलावा एंशियंट स्टोरीज बहुत सारी एसोसिएटेड है, मौर्यन एम्पायर आप पढ़ते हो, गुप्ता पीरियड, डायनेस्टी आप पढ़ते हो, 4th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE, मौर्य से लेके गुप्ता पीरियड। तो इन्होंने भी बोला था कि स्मॉल गैदरिंग स्टार्ट हुई थी पिलग्रिम्स की, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है इसके बारे में। इसके अलावा हर्षवर्धन, किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, इन्होंने भी बोला है कुंभ फेयर के बारे में एट
प्रयागराज। तो कई बोलते हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया था, तो डिफरेंट स्टोरीज एसोसिएटेड हैं। बाकी अकबर, आपको पता है उनमें टॉलरेंस आ गई थी हर रिलीजन को लेके, तो उन्होंने भी टॉलरेंस शो करी थी। और जो नागा साधुज आते हैं उनको एक ऑनर दे दिया था कि जो रॉयल एंट्रीज हैं वो आप ही शुरू करेंगे, तो इसमें राजा का कोई रोल नहीं रहेगा। तो नागा साधुज एंट्री ऑफ द मेला इन 1565 ईयर, एंड यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था इन ईयर 2017। ठीक है, चलो जी इतना ही है। बाकी अपडेट्स नोट कर लिया करो, आ ही रही है कुछ ना कुछ अपडेट। जैसे आप एक चीज नोट करके आना, आकाशवाणी कौन सी शुरू कर रखी है विद रिस्पेक्ट टू महाकुंभ, जिसमें सारे लाइव अपडेट्स आ रहे हैं। बस शब्द लेके आना है, मिल जाएगा आपको। चलो, हाँ जी, गुड ऑनलाइन, गुड। अब चलते हैं वीसी। ऐसे ही बोलते थे ना कॉलेज में, वीसी को तो ये है वो है, घर के बाहर धरना लगा के बैठ जाएंगे। तो वाइस चांसलर, चांसलर आएगा प्रेसिडेंट का नाम, विजिटर आएगा प्रेसिडेंट का नाम। जब बात करी जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, अभी के टाइम पे देखोगे तो कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है? 54। ठीक है, और ये चेंज होता रहता है नंबर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका क्लेम रहता है कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो, कहीं वॉलंटरली आगे आते हैं, कईयों को खुद सेंटर उनको चेंज कर देती है। इसके अलावा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और यूजीसी इनके कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, तो याद रखना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के रूल्स एंड गाइडलाइंस के तहत बनती है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यूजीसी एक्ट, यूजीसी कब आया था? ईयर 19 नो 1956। यस। और कौन सा कमीशन था बताओ, इंपॉर्टेंट। एक तो उसको यूईसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और राधा कृष्णन कमीशन। तो ये भी था 1948-49 में आया था। फिर इसी के तहत जो है मुदालियर है, आई थिंक मुलादियर नहीं, मुदालियर ही है, मुदालियर भी आया था 1952 के अंडर। पर बना किसकी रिकमेंडेशन पे था? तो यूई से बना यूजीसी, ऐसे याद रख लेना, राधा कृष्णन जी का नाम एसोसिएटेड है। ये आया था आपका 1948-49, ये दोनों लिखे होंगे, 48-49, इसी के तहत बना था आपका यूजीसी एक्ट 1956 का। ठीक है, तो कमीशन तो बहुत सारे आए थे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, पर इनकी रिकमेंडेशन पे बना था ये। ओके, तो अभी अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं वीसीज की। तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे विद रिस्पेक्ट टू केरला, तमिलनाडु। वो बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नर का रोल नहीं होना चाहिए, रादर देन सीएम का रोल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर को किसने अपॉइंट किया होता है? प्रेसिडेंट ने करा होता है। तो एक तरह से उन्हीं का वो पर्सन हो गया ना, पार्टी से तो रिलेटेड है नहीं। केरला वाले तो एक एक्ट ही ले आए थे कि हम गवर्नर की जगह पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, उसमें मेन रोल किसका रखेंगे? चीफ मिनिस्टर्स का। तो यही चीज है, अब दोबारा से एक अपडेट लाई गई जिसके तहत दोबारा से मेन हैंड किसका आ गया है? सेंटर का आ चुका है, क्योंकि गवर्नर की पावर्स को इंक्रीज किया जा रहा है। वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन उठा है इस बार, वो फेडरलिज्म के ऊपर उठा है। कमेटी से शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, पर मेंस के लिए इस बार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट का नाम बहुत ही लंबा चौड़ा है, यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025। ये इतना बड़ा ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया है, ये हेडिंग है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो दैट इज वेरी ह्यूज, आपने याद नहीं करना, पता चल जाएगा आपको। अगर छोटा सा कोई नाम दे दिया होगा तो वो गलत ही होगी, स्टेटमेंट इतनी लंबी चौड़ी है ये। और यहाँ पे बोला गया है स्टेट गवर्नर्स के ऊपर मेन जो अथॉरिटी जाएगी वो किसकी तरफ जाने वाली है? स्टेट गवर्नर्स की तरफ। दे आर हैविंग अ बिगर रोल इन अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी उनमें मेन हैंड किसका रहने वाला है? गवर्नर्स का। और गवर्नर किसके हैं? प्रेसिडेंट के। और स्टेट क्या कहती है कि हमारी तो सरकार है ना, गवर्नर को क्यों असाइन करा जाता है? क्या रोल रहता है गवर्नर का? चेक्स एंड बैलेंस, चेक रखता है ना, गवर्नमेंट तरीके से काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे अगेन बिगर रोल किसका रहेगा? स्टेट गवर्नर्स का रहेगा। और इसी के अगेंस्ट बहुत सारे, अब ये ना पूरे
पैन लेवल इंडिया पे देखोगे आप, हिमाचल वगैरह को छोड़ के, वो वैसे ही बिजी हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश में आप देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, आंध्र प्रदेश में देखोगे, देन तमिलनाडु में देखोगे, केरला में देखोगे, कर्नाटका देखोगे, तेलंगाना देखोगे। तो हर एरिया, ये वाला जो एरिया है सीएनपी, झारखंड, उड़ीसा, ये इन एरियाज को अगर छोड़ दे तो इन्हीं सभी एरियाज में क्रिटिसाइज करा गया है कि जो गवर्नर है उनका मेन हैंड नहीं होना चाहिए। आप क्या करोगे, छोटा सा काम करना है, केरला ने क्या क्या बोला हुआ है बस उसको रीड करना है, जस्ट पॉलिटिकल किसी को अगर इंटरेस्ट है उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, ऑल्दो हम डिस्कस कर लेंगे पर हम करेंगे थोड़ा एकेडमिक पर्पज से, ठीक है। तो ये चीज देख लेना। हाँ ये होता ही है, और सेंटर ने भी इसीलिए करा है क्योंकि हमारी सरकार नहीं है तो उस एरिया में गवर्नर का कर दो। चलो यही होती है पॉलिटिकल डायरेक्शन, ठीक है। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए अभी जो बोला, दैट इज फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो जस्ट आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया कि उनका क्या क्या पर्पस रहता है, एक एक करके देख लेते हैं। लो, तो कैसे वीसीज को अपॉइंट किया जाता है, सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया, पार्लियामेंट्री एक्ट्स के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है, पार्लियामेंट्री एक्ट्स के तहत। और सेंटर इनको एडमिनिस्टर करता है, देख रेख पूरी सेंटर करेगा, स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग एज विजिटर या फिर चांसलर। तो जितने भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर पूछ लो या फिर विजिटर पूछ लिए जाए, प्रेसिडेंट ही होंगे। इसके अलावा एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी में बैठते हैं 3 लोग, 2 नॉमिनी आते हैं यूनिवर्सिटी के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर होते हैं। 2 नॉमिनी कहां से आएंगे, जो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे होंगे, जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं सारा काम धाम, उनको नॉमिनी बनाया जाएगा। और जो एक आएगा दैट इज फ्रॉम द विजिटर साइड, यानी कि प्रेसिडेंट भेजेंगे कि आप जाओ एज अ नॉमिनी जब वीसी की अपॉइंटमेंट चलेगी। तो ये तो सेंट्रल लेवल पे हो रहा है अभी। कौन सा, ये उनकी चॉइस रहती है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में गवर्नर ही रहता है, और ऊपर से चांसलर कौन है, प्रेसिडेंट। पर ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आ रही बिकॉज ये है ही सेंटर के अंडर। पर दिक्कत कहां पे आएगी असली, स्टेट यूनिवर्सिटीज। इवन आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, क्या उनको कोई दिक्कत आएगी, वो नॉर्मल है, उनका तो मेन फंडा होता है पैसे का, ठीक है। तो आओ और डिग्री लो और जाओ, तो वहां पे इतनी पॉलिटिक्स नहीं चलती क्योंकि वो किसी ने इन्वेस्टमेंट करी होती है। अब देखते हैं स्टेट जो यूनिवर्सिटीज है, इससे पहले 2018 के अंदर भी अमेंडमेंट्स करे गए थे, अभी वाला अपडेट देख लेते हैं। तो जो स्टेट स्पेसिफिक लॉ होते हैं दे आर डन बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कमेटी, नाम है सर्च कमेटीज। अब इनकी जो कमेटी है उसका नाम ही रखा हुआ है सर्च कमेटी, और ये आया था आपके 2018 के अमेंडमेंट में कि सर्च कमेटीज बनाई जाएंगी जब भी स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पे कौन होगा, एक तो गवर्नर बैठेंगे इसमें और वो सेलेक्ट करेंगे वीसी को बेस्ड ऑन द कमेटी। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है एबीसी, उसको वाइस चांसलर होना चाहिए। उसके बाद अपॉइंट कौन करेगा एक्चुअल में, गवर्नर। तो मेन डिसीजन किसका रहने वाला है यहाँ पे, गवर्नर, जिसको किसने भेजा है डायरेक्टली, चांसलर ने, यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज की टर्म में बोले, ठीक है। तो ये दिक्कत कर रही है अब चीज की, डिसीजन तो एट द एंड कौन ले रहा है, गवर्नर ले रहा है। और गवर्नर किसकी बोली बोलेगा, सेंटर की, प्रेसिडेंट की, ठीक है। मतलब खैर वो पार्ट नहीं है प्रेसिडेंट, पर इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट में आप पढ़ते हो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस तो किसकी रहती है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे। प्रेसिडेंट जी का काम तो सिर्फ सिग्नेचर्स का होता है, ठीक है। तो वही चीज आ गई। अब एग्जाम्पल दे रखा है, केरला ने तो क्या किया था, इन्होंने तो बोला था कि यूनिवर्सिटी सेनेट होना चाहिए, यूजीसी चेयरमैन होना चाहिए और चांसलर। ये चीज तो हमारे फेडरलिज्म को ही वायलेट कर देगी। अब यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी सेनेट, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। यूजीसी चेयरमैन अगेन सेंटर का पर्सन, चांसलर अगेन सेंटर का पर्सन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेडरलिज्म ब्रेकडाउन हो रहा है। दैट इज शेड्यूल नंबर 7 विच टॉक्स अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर, कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेंटर, स्टेट, और एक लिस्ट आती है आपकी कॉन्करेंट जिसमें दोनों का रोल रहता है। तो ये चीज थी। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यूजीसी के चेयरपर्सन आते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे मेन रोल होता है कि कितना ज्यादा आप रेज कर सकते हो पैसे की टर्म में, तो वो चीज रहती है। बाकी कमेटी के कॉम्पोजिशन में चेंजेस क्या क्या करे गए हैं, तो सर्च कम जो सिलेक्शन कमेटी है, अब यहाँ पे 3 मेंबर रहेंगे, मेंबर्स देख लो। अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स रहेंगे। एक को नॉमिनेट करेंगे हमारे चांसलर, चांसलर हो सकता है या विजिटर बोल सकते हैं। दूसरे आगे यूजीसी चेयरमैन, केरला वाले में देख लिया हमने, खैर यूजीसी के चेयरमैन,
और जो तीसरे रहेंगे यूनिवर्सिटी के अपेक्स बॉडी, सेनेट या सिंडिकेट बोल देते हैं उसको, तो अपेक्स बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल वही बात होगी, वोटिंग का कोई फायदा नहीं है जब दो एक ही पार्टी से हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन रेज करा गया है कि ये चीज तो नहीं बन रही। और इसके अलावा सेंटर अलाइंड नॉमिनीज आपको देखने को मिलेंगे। अगेन एक ही है यूनिवर्सिटी का पैक्स, ये भी अगर सेंटर के फेवर में हुआ फिर तो क्या ही फायदा उस सर्च कम कमेटी जो बिठाई है आपने वीसीज की अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये चीज जो है अभी बोन ऑफ कंटेंशन बन रखा है कि आपने ये तो पूरा ही सेंटर ओरिएंटेड कर दिया, ठीक है। लग गया प्रॉब्लम का पता कि कहाँ पे हो रही है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी एक्सपांशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन्होंने आगे पीएचडी करनी होती है पेपर 1 आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, उनके लिए जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। अब सभी के लिए अलाउ कर दिया, देखा होगा आपने एक दिन आ रखा था आर्टिकल, तो वो चीज है। सो दैट्स ऑल, वीसी की अपॉइंटमेंट डन, सेंटर का पता लग गया, स्टेट, ठीक है, याद रखना इसको। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, कल देख भी सकते हो आप, पर खैर चंडीगढ़ से मुश्किल ही दिखेगा, बाकी अपर एरिया से कोई है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में तो जरूर देखना। दैट इज प्लैनेट परेड। कुछ प्लैनेट्स होते हैं वो एक लाइन बनाते हैं, आर्क बना सकते हैं, या तो सीधी लाइन हो सकती है या ऐसे आर्क सी फॉर्म हो सकती है, और आपको एक ही टाइम पे दिखाई देंगे सारे, दैट इज नोन एज प्लैनेट। हाँ 21st, हाँ, तो 2 डेज बताए हैं, मैं लाई हूं आपके लिए पूरा अपडेट लेके। ये देखो जनवरी 21 है और फेब 28 है, ठीक है। तो ये 2 रहेंगे, देख लेना, चले जाना शिमला वगैरह, या फिर उससे भी ऊपर जा सकते हो अगर, तो वहां चले जाना किन्नर कैलाश, वहां से तो पक्का ही दिख जाएगा। आजकल तो नहीं अलाउड होगा ना वहां, आजकल तो हैवी स्नोफॉल है। चलो खैर, तो इन 2 दिनों में ये दिखेगा, बाय नॉक्यूलर से भी दिख जाएगा, बाकी किसी के पास अच्छी क्वालिटी का टेलीस्कोप है वो भी देख सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए ये प्लैनेट परेड होती क्या है। आपने वो भी देखी होगी कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट, ये भी दिखती है शिमला में, ऐसे ट्रेन सी चली होती है सैटेलाइट्स की, तो उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना, ये नेचुरल बॉडीज की बात करी जा रही है, स्पेशली जो बड़े बड़े आपके जाइंट प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, और साथ में बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है, उससे आगे है आपका मार्स, अर्थ पे तो खुद है ना। तो ये सारे प्लैनेट्स जो है ये आर्क बनाते हैं या तो सीधी लाइन पे होते हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज प्लैनेट परेड। और ये जो इमेज ली गई है ये 2022 की है, जो इंडियन एक्सप्रेस में यूज करी है, ये नासा ने कैप्चर करी थी, ठीक है। ओके, तो अभी ये फिनोमिना हुआ भी और अभी होना है दोबारा से। तो 4 प्लेनेट थे सोलर सिस्टम के, वेनस, अच्छा इस वाले फिनोमिना में देख लो, इसमें वेनस था एक, सैटर्न था, जुपिटर एंड मार्स, तो इन चारों ने बनाई थी एक लाइन, सिंगल लाइन, ब्रेथ टेकिंग फिनोमिना। खैर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट परेड। तो नाइट स्काई में आपको ये दिखेगा, हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स होते हैं, मीट करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, और प्लैनेट परेड को ही हम कंजक्शन भी बोल देते हैं, बस वर्ड से याद रख लो, कंजक्शन भी इसी को बोलते हैं। एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और एक ही टाइम पे आपको ये चीजें दिखाई देती हैं, तो दिस इल्यूजन इज नोन एज प्लैनेट परेड या फिर कंजक्शन। बाकी यही चीजें हैं, नासा के हिसाब से ऐसे इवेंट जो होते हैं 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट्स के होना जरूरी होता है, और हर साल नहीं होते, कभी कभार होते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। तो देख लेना 21 को, कल या फिर अगले महीने की 28 को देख लेना। चले आगे, छोटा सा था बट इंपॉर्टेंट था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी आपके। हाँ जी मसूरी से भी दिख जाएगा, किन्नौर से भी दिखेगा, अनटिल और अनलेस मौसम साफ रहा तो। हाँ पूजा, वेरी गुड। कुंभवाणी जो मैंने आपसे पूछा था, जहां पे लाइव अपडेट्स आ रहे हैं, कुंभवाणी, आकाशवाणी, कुंभवाणी, बस उसमें लाइव अपडेट्स आ रहे हैं। ओके, अभी आपने देखा होगा सीज फायर हो रहा है गाजा सिटी में, जो होस्टेजेस कैप्चर कर रखे थे हमास वालों ने वो रिटर्न कर दिए हैं, लेडीज थी, बच्चे थे, तो वो सब चीजें चल रही हैं। तो अगेन ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ इसराइल वाला पार्ट देखेंगे, उसके अलावा थोड़े से अपडेट्स और करेंगे बट अगले लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज, हाँ जी उद्धव, कौन कौन सी हैं देख के बता दो। सबसे टॉप पे लेबनन। अब यहाँ पे जो याद रखना है, लेबनन से रिलेटेड मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला, हिमाचल के, वो जो आपका एचपीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था, येमेन का पूछा था वहां पे, येमेन के कौन से हैं, हाउदीज, यहाँ पे कौन है, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, ठीक है। इसके अलावा लेबनान आ गया, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में थोड़ा आगे आओगे तो सीरिया आपको मिल जाएगा, सीरिया से, अच्छा यहाँ पे गोलन हाइट्स लिखा हुआ है। नाउ गोलन हाइट्स किसका पार्ट कंसीडर किया जाता है अब, इजराइल, पहले किसका था ओरिजिनली,
सीरिया का। तो इसको किसने अटेन कर लिया था बाद में? दैट इज इजराइल। बहुत सारे मानते नहीं थे, बट ऑफिशियली अब बोल दिया जाता है कि गोलन हाइट इज पार्ट ऑफ इजराइल। याद रखना इसको भी। देन थर्ड जो कंट्री बॉर्डर करती है इजराइल को, दैट इज जॉर्डन। जॉर्डन के बाद सऊदी अरेबिया यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सऊदी अरेबिया करती है या नहीं? नहीं करती, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। कौन सी गल्फ है यहाँ पे? अकाबा, यस, गल्फ ऑफ अकाबा, उसका पानी आ जाता है, तो सऊदी अरेबिया के साथ ये टच नहीं करता। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर किस सी का पानी है? सी, रेड सी, यस, रेड सी। तो ये भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, ऐसे डरना मत कि कहां से पूछ लिया। नीचे पानी जो आता है दैट इज रेड सी का ही है। और बाकी एक और कंट्री है दैट इज इजिप्ट। और जब वेस्ट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा एक सी, दैट इज मेडिटेरियन सी। मोर देन 13 कंट्रीज मेडिटेरियन सी के अराउंड हैं, तो बहुत कम पूछा जाता है, पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी को बॉर्डर नहीं करती। तो इसका मैं सोच रही हूँ अभी कुछ बनाने का कि जिससे आपको याद हो जाए। अभी के लिए इतना पता है अपने को कि इजराइल, इजिप्ट सारे बॉर्डर कर रहे हैं मेडिटेरियन सी को। इतना डन? ओके, साथ ही पूछ लेती हूँ फिर भूल जाओगे। बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है इजराइल को? निखिल, साउथ वाले पार्ट पे इजिप्ट। अब बताएगी नव्या, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है? लेबनान, ठीक है। अब बताएगी तमन्ना, ईस्ट में कौन सी आएगी? ठीक है, गुड। एंड अब बताएंगे उज्जवल, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी आएगी? सीरिया, ठीक है। रिया बताएगी गोलन हाइट इज पार्ट ऑफ इजराइल और सीरिया। नो, इजराइल, इजराइल का है, सीरिया का पहले था। वेरी गुड ऑनलाइन, वेरी गुड। चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा यहां पे एक सिनाई पेनिनसुला दिखेगा आपको। ये पूछा जा सकता है किस कंट्री का हिस्सा है, तो किसका है? इजिप्ट का है, याद रखना इसको। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट किस कंट्री का है? इजिप्ट। कायरो पोर्ट, इजिप्ट, याद रखना इनको। एंड नाइफा पोर्ट किसका है? हाइफा, सॉरी नाइफा बोल दिया, सो सॉरी। इजराइल, यस, हाइफा पोर्ट, हाइफा। बाकी सिनाई पेनिनसुला ध्यान में रखना। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। आज के द हिंदू में दोबारा से बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई है, अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे यहां पे आएगा। इस पोर्शन में 12 किलोमीटर की एक पतली सी पट्टी है, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। फिलाडेल्फिया। पहला क्वेश्चन, किन दो एरियाज को कनेक्ट कर रही है? तो ऊपर गाजा पट्टी एंड नीचे इजिप्ट। फिर इसी के थोड़े से आगे जाओगे, यू कैन अज्यूम कि ऐसे है आपका। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे अज्यूम कर लो ये पट्टी थी, फिर इसके बाद एक गेट्स आएगा जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग। हाँ, क्रॉसिंग भी है, कॉरिडोर भी है, लिख रही हूं। कई जगहों पे आप देखोगे तो कॉरिडोर लिखा हुआ है, वैसे इसको क्रॉसिंग ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग मतलब छोटी होगी कॉरिडोर के कंपैरिजन में, लेंथ वाइज। जैसे फिलाडेल्फिया तो लंबा है काफी, क्रॉसिंग आपको छोटी सी मिलेगी इसके कंपैरिजन में, दैट इज राफा क्रॉसिंग। ऊपर अभी दिख नहीं रहा, आगे वाली इमेज पे दिखाती हूँ। हाँ, ऊपर देखोगे गाजा से अगर आपने इसराइल में जाना है तो देयर इज अ क्रॉसिंग, एरिस क्रॉसिंग, ये ऊपर की तरफ है। ये इसराइल वाला पार्ट आ गया सारा, यहाँ पे आपको क्रॉसिंग जो दिखेगी दैट इज एरिस क्रॉसिंग। हाँ, नॉर्थ वाला है गाजा सिटी का नॉर्थ पार्ट, ऊपर इसराइल आ जाएगा। ये सारा इसराइली है ना बाकी साइड में। डन। तो रफा क्रॉसिंग, इसके अलावा एक और है छोटी सी क्रॉसिंग जो 3 एरियाज को कनेक्ट करेगी, गाजा, इजिप्ट एंड इसराइल, नाम है कैरम क्रॉसिंग। कैरम, कैरम क्रॉसिंग। तो ये 3 एरियाज को टच कर जाती है। ओके, सचिन बताएंगे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को कौन से 2 रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, या कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, या पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है? फिलाडेल्फिया, यश, इजिप्ट एंड गाजा, ठीक है। आपका नाम क्या था? ईशा। ईशा बताएंगे जो एरिस क्रॉसिंग अभी पढ़ी आपने वो किन 2 पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है? एरिस, जसलीन,
गाजा एंड इसराइल, ये देखो ये टॉप पे बिल्कुल, ठीक है। ओके, इसके अलावा कैरम क्रॉसिंग आपने पढ़ी, आस्था, कैरम क्रॉसिंग नहीं, संदीप, 3 एरियाज है, तीनों ही आ जाएंगे यहाँ पे, इसराइल, गाजा एंड इजिप्ट, ध्यान रखना इनको। ओके, ये देख लो, ये रेड सी गया, ये है आपकी वो गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया यहाँ पे टच करता है, ऊपर की तरफ नहीं करता, तो सऊदी अरेबिया इज नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ इसराइल। बाकी ये ऊपर की तरफ देखोगे, दिस इज लेबनान, ये आ गया आपका सीरिया, दिस वन जॉर्डन, ये वाला इजिप्ट। चलो, बाकी येमेन है, इन्होंने मिसाइल मारी थी इसराइल वाले पार्ट में। हमास कहाँ पे है, मिलिटेंट ग्रुप, गाजा वाले पार्ट में ही है, ठीक है। येमेन का रहेगा हाउदी, हाउदीस, और येमेन की जो कैपिटल है सना, वेरी गुड, सना, तो वहीं पे बनाई है इन्होंने अपनी कम्युनिटीज। तो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती हुई हिट करती है हमास वाले पोर्शन पे, ठीक है जी। तो ये कुछ एरियाज थे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स के अभी कितने मेंबर्स हैं टोटल? ओके, 9, हाउ मेनी सेज 5? डरो मत, 5, नो, 9, हैंड रेस, ये क्या है, ऐसे ऐसे निकल रहे हैं सांप की तरह। 10, 11, चलो अपनी मर्जी से बता दो कितने हैं, बताओ। हाँ, अब तो ब्रिक्स प्लस हो गया, सॉरी, सो सॉरी, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, ब्रिक्स प्लस के बताओ, यस 15। पर एक चीज ध्यान रखना, न्यूज़पेपर में ब्रिक्स ही लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब थोड़े से सतर्क रहना, अगर प्लस नहीं भी आया है तो आपने आंसर करना है 10। इंडोनेशिया को भी ऐड कर लिया गया, ब्राजील ने अभी करी है रिसेंटली अनाउंसमेंट कि इंडोनेशिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। वैसे हम टेक्निकली अगर देखें तो ब्रिक्स प्लस ही होना चाहिए, न्यूज़पेपर में दोबारा से ब्रिक्स ही लिखा हुआ है अलोंग विद की टोटल 10 हो रखे हैं। तो अब यूपीएससी में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है प्लस लिखा है ना लिखा है, आपके कंट्रीज कितने आएंगे, 10 ही आएंगे। इसके अलावा 5 तो यहीं से हो जाएंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था? 2010। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ब्रिक की? 2008, 2002 में कॉन्सेप्ट आया था नील के द्वारा। और कहां पे हुई थी फर्स्ट मीटिंग, कौन सी कंट्री में? रशिया, रशिया, यस। अच्छा चलो, ये तो 5 होगी, एक और आपको पता लगी, दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब का नाम, प्रेसिडेंट है वहां पे या पीएम है? प्रेसिडेंट ही है, सोबियांतो, प्रोवावो सोबियांतो, हमारे रिपब्लिक डे पे इस बार वही है गेस्ट, चीफ गेस्ट। लास्ट ईयर कौन था? सीसी, इजिप्ट के थे, इजिप्ट के लास्ट ईयर। इस साल के हैं इंडोनेशिया के। तो अभी रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है? इंडोनेशिया। इस बार आपको ब्रिक्स पे क्वेश्चन मिलेगा देखने को, क्योंकि 2024 से अपडेट चले हैं और 2024 के पेपर में क्वेश्चन नहीं आया था, तो याद रखना इसको। इसके अलावा कौन कौन से ऐड हुए थे आपके जनवरी 2024 में? इथोपिया, यूएई, वेरी गुड, नो, अब सऊदी अरेबिया दिखेगा ऑप्शन में, उन्होंने मना कर दी है ना। चलो अगली कंट्री बताओ, इजिप्ट, एक बच गई, ईरान, तो होगी टोटल अब आपकी 10 कंट्रीज, याद रखना इनको। ठीक है, ये लर्न कर लेनी है। अर्जेंटीना भी दिख सकता है, उन्होंने भी हॉल्ट पे रखा हुआ है अभी, ठीक है, मना ही कर दिया उन्होंने तो, खैर अब नहीं आएंगे वो, पर ये कंट्रीज होगी। ओके, नाउ पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इनके बारे में पढ़ते हो। एक नामधारी सेक्ट है, नामधारी, नाम मतलब नेम, धारी बियरिंग, जो नाम को धारण करे हुए है, दैट इज नामधारी सेक्ट। तो उनसे एसोसिएटेड है एक कूका मार्टायर्स डे, मतलब कूका नाम से पता लग रहा है कि एक कोई ग्रुप बना होगा। किसने शुरू किया था? तो नामधारी सेक्ट ने किया था। किसी एक का नाम अगर आ गया तो सतर्क हो जाए थोड़ा सा, अगर सतगुरु जी का नाम भी आएगा, उन्होंने फाउंडेशन नहीं करी थी। कूका जो रिबेलियन ग्रुप बना था, रिबेलियन है तो किसके अगेंस्ट रिबेलियन होंगे? टाइम पीरियड का मैं हिंट दे देती हूँ, 1857, बताओ। अंग्रेजों के इससे पहले फेज 1 है, 1857 का रिवोल्ट आ जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सेक्ट थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो नामधारी सेक्ट जो बना था, उनकी फाउंडेशन थी कूका रिबेलियन की।
तो अगर सतगुरु आ जाता है ना बाई चांस की सतगुरु जी ने फाउंड करा था कूका रिबेलियन ग्रुप को, तो इनकरेक्ट आ जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि पूरे सेक्ट ने बनाया था उसको, ठीक है, पर नामधारी सेक्ट किसने बनाया था, तो फिर सतगुरु जी का नाम आएगा। समझ आ गई ये चीज? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती। देखो एक सेक्ट है नामधारी सेक्ट, सेक्ट मतलब रिलीजन की बात हो रही है, किसी स्पिरिचुअलिटी वाली बॉडी की तरफ रहेगा इनका मेन ओरिएंटेशन। तो नामधारी सेक्ट जो है इसके जो फाउंडर रहेंगे वो आएंगे सतगुरु। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो कूका रिबेलियन किया था इस ग्रुप की फाउंडेशन किसने करी थी, तो फिर आएगा आपका आंसर नामधारी सेक्ट, फिर सतगुरु नहीं आएगा। तो फाउंडेशन करी थी नामधारी सेक्ट ने, अगर कूका के बारे में पूछा जाएगा। ऑनलाइन आपको क्लियर हुआ ये? अच्छा लास्ट ईयर फ्रांस के थे, ओके ओके ओके, हाँ इमैनुअल मैक्रोन थे, यस, उससे लास्ट ईयर थे इजिप्ट के, यस 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 यस, माय मिस्टेक। हाँ आप भी करेक्ट कर लो, लास्ट ईयर 2024, अच्छा हाँ तो 25 चल पड़ा है, तो उसमें थे आपके फ्रांस के, एंड उससे पहले थे इजिप्ट के, ठीक है डन। अब हुआ क्या था, ये बात है जनवरी 17 एंड 18, ईयर याद रखें स्पेसिफिक, 1872, सीधे आते हैं रिबेलियन के ऊपर क्वेश्चन, नाम दे देगा, ईयर फिर इकट्ठे ही होते हैं, 71 72 73 74, उसमें तुक्का नहीं लगता, उसमें फिर पता ही होना चाहिए। यहाँ पे ईयर है 1872, अराउंड 66 नामधारी सिख थे जिनको कूकास भी बोला जाता है। अभी देखते हैं कूका का लिटरल मीनिंग क्या है। तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, कैसे किया था, ब्रिटिशर्स इनको आगे लेके आए कैनन्स के आगे और वहां पे उड़ा दिया था, तोप से उड़ाया था, ठीक है, तो ह्यूज सेक्रीफाइस माना जाता है ये भी एक टाइम का। अब इसमें एक बच्चा भी था, नाम था उनका बिशन सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी स्टोरी है, मे बी मैं मिक्स कर दूं थोड़ा, पर चलो बिशन सिंह है लिखा होगा कहीं पे, खैर। तो सबसे छोटा था वो, पूरे ग्रुप में देखोगे अगर नामधारी सेक्ट के अंदर, उनको बोला गया था कि कैनन के आगे नहीं आना है तो अपना धर्म छोड़ दो। फिर वो चीज तो नहीं थी, अवॉइडेबल नहीं थी वो चीज, तो उन्होंने उनको बाद में मार दिया गया था स्वॉर्ड के थ्रू, तलवार से मार दिया गया था। चलो एनीवेज, नामधारी कौन से थे, तो एक पॉपुलर परसेप्शन है, और 1857 के टाइम पीरियड के आसपास ये ग्रुप बनता है, और जब रिबेलियन हुआ था 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसी टाइम पे ये सारी ग्रुपिंग्स बनी थी। पहले ये लोकल ही मूवमेंट थी और ये चाहते थे कि जो कॉलोनियल पावर है, ब्रिटिशर्स का रूल है, उसको हम सप्रेस करें। अब एक ऐसा ही रिबेलियन आता है नामधारीज के द्वारा जिसको हम कूकाज रिबेलियन भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। अब ये कूका ट्रेडमार्क है हाई पिच स्टाइल ऑफ रिसाइटिंग द गुरबानी। कूका साउंड, कूक की साउंड आएगी इससे, तो कूक इज रिलेटेड टू वॉइस, या वॉइस भी कैसी, स्क्रीमिंग और क्राइंग, तो मतलब जोर जोर से रिसाइटेशंस करना, दैट इज द कूक का ओरिजिन। तो कौन इसके फाउंडर थे नामधारी सेक्ट के, तो सतगुरु राम सिंह। कहां से ओरिजिन हुआ था, तो लुधियाना से हुआ था, और वहां पे भी अगर एक स्पेसिफिक एरिया पूछ लिया जाए तो मल्लेर कोटला, ठीक है, उसी में है ये एरिया, ये सेपरेट है, सेपरेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके अलावा अप्रैल 12 1857 के बाद, ये अभी बात हो रही है नामधारी सेक्ट की, कूका रिबेलियन की नहीं बोली, उसकी 1872 है। और इन्होंने मेन जो फोकस किया था वो किया था कि मीट नहीं खाना है, अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना है। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम बीता, तो जब स्वदेशी मूवमेंट एंड एनसीएम, ये तो बाद में आए थे, इसी का प्रेडिसेसर बोल दिया जाता है ये जो आपका कूका रिबेलियन आया था। और इन्होंने बोला था कि हम ब्रिटिश की जो मोनोपली इंक्रीज कर रही है उसको हम डाउन करेंगे। तो इन्होंने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया था, ब्रिटिश द्वारा जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही थी उनको बाइकआउट किया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को उनको बाइकआउट किया था। तो जो भी ब्रिटिशर्स से रिलेटेड चीजें थी उनको बाइकआउट करने के लिए बोला था। डन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज यहाँ पे जुड़ी हैं तो ये आ जाएंगी। हाँ अच्छा ठीक है, लुधियाना से शुरू हुआ फिर मलेर कोटला में चला गया था बाद में एक्सटेंशन। तो कूका हीरा सिंह एंड लहना सिंह, तो ये पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद कूका रिबेलियन। ज्यादा डिटेल में यूपीएससी वाले नहीं करेंगे, बाकी पंजाब वालों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1872 में तो अराउंड 200 नामधारी का ग्रुप था, और ये पहुंच जाते हैं मलेर कोटला, जिनको कौन लीड कर रहा था, लहना सिंह एंड हीरा सिंह। और वायलेंस हो जाता है वहां पे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये फाइट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हुई थी काउ स्लॉटरिंग, ठीक है, आ गया वही धर्म वाली बात, काउ स्लॉटरिंग हुई थी, इसी वजह से वायलेंस यहाँ पे हो गया था। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे ब्रिटिशर्स के, उनके साथ नामधारी सेक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, बहुत सारी इंजरीज रिपोर्ट हुई थी। इसके अलावा
एक आपका फोर्ट है मलाउद फोर्ट, प्रोनाउंसिएशन यही है मलोद, ठीक है, स्पेलिंग यही था मलाउद, ठीक है मल्लोद। तो इट इज लोकेटेड इन लुधियाना। इसी दिन क्या हुआ था, 150 स्ट्रॉन्ग कूका कंटिजेंट थे, ये यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो फोर्ट था उस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स के अंडर था, और जो कंटिजेंट आए थे फ्रॉम द कूका रिबेलियन ग्रुप वो यहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो बहुत सारी कैजुअलिटीज यहाँ पे हुई थी, पर ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुए थे, जिसकी वजह से कूकास कम्युनिटी जो ग्रुप था इनको सरेंडर करना पड़ा था इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, उस टाइम पे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे, तो जॉन लैम्बर्ट कॉवन, ही वॉज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लुधियाना एट दैट टाइम, 1870s की जब बात हो रही है। और इन्होंने ही एग्जीक्यूट करा था ये 49 कुकर्स को इन फ्रंट ऑफ कैनन। और जो सबसे छोटा लड़का था यहाँ पे उनका नाम था बिशन सिंह, 12 ईयर्स ओल्ड। और इनको बोला गया था अपना सेक्ट जो है उसको रिनाउंस कर दो अदरवाइज मर जाओ, तो इन्होंने मरना प्रेफर करा था। हाँ, स्वॉर्ड से इनको मार दिया गया था, तलवार से मारा गया था, चॉपिंग कर दी गई थी पूरी की पूरी बॉडी की। डन, तो ध्यान रखना इसके बारे में। सो एक रैट होल माइनिंग है, छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लो। मेन तो स्टेट्स इससे एसोसिएटेड, नॉर्थ की ईस्ट की दो स्टेट्स आ जाएंगी, वन इज असम एंड सेकेंड वन इज मेघालय। अब यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, कुछ ऐसी दिखेंगी आपको ये रैट होल माइनिंग, जैसे चूहा नहीं बनाता बरोइंग्स, वैसी होती है सेम, बहुत नैरो बनाई जाती है, बच्चे ही अंदर जा पाते हैं, तब तक माइनिंग करते रहते हैं जब तक कोल की एक्सट्रैक्शन ना हो जाए। वैसे तो ये इलीगल है, एनजीटी ने इसको इलीगल किया 2013 में, और फिर अपहेल्ड कर दिया था 2014 की चलो कर लो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इससे एक फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा है बच्चों का, दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। 24 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये भी वायलेट हो रहा है। तो दैट इज द रैट होल, कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है, दैट इज नैरो हॉरिजॉन्टल जो डिगिंग करी जाती है, दैट मेथड इज नोन एज रैट होल माइनिंग। बाकी इलीगल तरीका है, दो तरह की हो सकती है, एक को हम बोलते हैं साइड कटिंग प्रोसीजर। साइड कटिंग प्रोसीजर जनरली किया जाता है जहां पे हिली रीजन्स होते हैं, तो एक तो ये याद रखना। और दूसरा है बॉक्स कटिंग। बॉक्स कटिंग में कुछ नहीं किया जाता, रेक्टेंगुलर सी शेप बना दी जाती है। तो अभी आपने सुना होगा कि वहां पे पानी भर गया था जहां पे ये माइनिंग्स करी जा रही थी, और जिस वजह से फिर इंडियन नेवी को भी आगे जाना पड़ा था, जो डाइवर्स होते हैं उनको भेजा गया था फॉर द रेस्क्यू ऑफ पीपल। तो ये ध्यान में रखना, बस इतना था आर्टिकल ये। सो दैट्स ऑल। हाँ जी, आर्टिकल 23 एंड 24। अच्छा रुको रुको, एक क्वेश्चन नोट कर लो, एक और पर्सनैलिटी के बारे में आपने पढ़ना है। पटियाला के थे वरयाम सिंह, ये भी कुका रिबेलियन से एसोसिएटेड थे। वरयाम सिंह ऑफ पटियाला। ओके, नोट कर लो इसको। हाँ जी, अब अगले साल कर लिया 2014। बच्चों को इसलिए बुला देते हैं ताकि सस्ते में निपट जाए काम, प्रॉफिट के उस कंसर्न से रहता है। बाकी नामधारी जो सेक्ट है इनका आपने एक हेडक्वार्टर चेक करना है कि अभी ये सेक्ट कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो सतगुरु राम सिंह के बारे में हमने पढ़ा उनकी डेथ नहीं हुई है, और उसी मोर्न कर रहे हैं अभी तक, और व्हाइट कलर के कपड़े पहने रखते हैं। रंगून में चले गए थे ये एक टाइम पे, और अभी इनके हेडक्वार्टर इन पंजाब हरियाणा में है अगर, तो वो आपने देख के आना है हेडक्वार्टर्स, रामधारी सेक्ट से एसोसिएटेड। ओके, फटाफट से एक रिवीजन ले लें पुराने वाला। वो मानते हैं उस चीज को कि उनकी डेथ नहीं हुई है, मौन मतलब आज तक मौन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि पैदा होंगे वो दोबारा से। तो वो जो सेक्ट है वो अभी तक उसी बिलीफ में है कि वो जिंदा है, ठीक है, डेथ तो हो चुकी है। चलो तमन्ना से स्टार्ट करते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर टर्मरिक लोकेशन, नव्या, वानी, शबनम, निजामाबाद। अपायल स्टेट, तन्वी, तन्वी था ना, बोलो बोलो। नो, तेलंगाना, ठीक है, ऑनलाइन फटाफट से लिखो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वालों, तेलंगाना है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स
इंडेक्स 2025 आज हमने पढ़ा। इंडिया का ओवरऑल रैंक क्या है रमनजोत? 25। पर अगर जॉब की पर्सपेक्टिव से देखें तब क्या रैंक है? उज्जवल सेकंड। अजितेश फर्स्ट किसका है? यूएस। टॉप 3 रैंक्स संदीप? यूके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गुड। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन, वेरी गुड। ओके चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं दो वैरायटीज के नाम लूंगी, आपने मुझे बताना है ये किस चीज से एसोसिएटेड है। आंसर करेंगे राहुल। एक है कैवेंडिश और दूसरी है रोबस्टा। हाँ हाँ, किसने बोला ये? राहुल किसका नाम है? किसी का भी कैसे नहीं है? राहुल हैं यहाँ बैठे हुए, वो बैठे हैं, बताइए राहुल। क्या बताया? बनाना? पक्का? गलत भी तो हो सकता है, रोबस्टा एंड कैवेंडिश। उद्धव, बस यही चीज बतानी थी। रोबस्टा, रोबस्टा कॉफी भी होती है, बनाना भी होता है। पर जब मैंने बोल दिया कैवेंडिश एंड रोबस्टा, तो बनाना की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। डन। चलिए जी, ठीक है। जसलीन बताएगी। CIM पीताम्बर एंड केशरी, दीज आर वैराइटीज ऑफ मान्या। टर्मरिक, ठीक है, हल्दी, ठीक है, गुड। यस ऑनलाइन, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ब्राजील ने अभी नया मेंबर ऐड करा है ब्रिक्स प्लस के अंदर, सचिन। निखिल, इंडोनेशिया। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ईशा। ब्रिक्स, ब्रिक्स में से 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर हाँ इंडिया, इंडोनेशिया तो अभी ऐड हुआ, एंड C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। जो 2024 में 4 कंट्रीज ऐड हुई थी वो कौन कौन सी थी? जसकरण। इजिप्ट, इथोपिया, नो। आस्था, यस। UAE एंड ईरान, गुड। ओके, नेक्स्ट। नेशनल स्टार्टअप डे कब होता है? नेशनल स्टार्टअप डे जनवरी 16th। 9th को क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन, वेरी गुड। इमिग्रेशन के बारे में आपने सुना होगा। इमिग्रेशन, तो मुझे ये बता दो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पक्का? गलत। होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सिटीजनशिप किसको दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री? होम अफेयर्स। तो इमिग्रेशन ये वर्ड आएगा, वहां पे लिखा होगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, याद रखना। होम अफेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा आपने एक छोटा सा होमवर्क करके लेके आना है, लिखो। नेट जरीम कॉरिडोर, NETZARIM, NET। ऑनलाइन लिखो इसको, ये आपने नोट करके लाना है कि कहां पे है लोकेशन। नेट जरीम कॉरिडोर, हाँ जी, होम अफेयर्स, यस। ओके, एक अभी पोर्टल आया, वेबसाइट आई, भारत रणभूमि दर्शन। भारत रणभूमि दर्शन, ये बता दो किस फील्ड से रिलेटेड होगी? इसका मेन पर्पस है विजिटर्स को गाइड करना। चलो टूरिज्म आगे, किस चीज? यस, वेरी गुड वेरी गुड। कितनी साइट्स इंक्लूडेड है इसमें? जितना इवेंट का नंबर था आर्मी डे का, 77 था ना, तो 77 साइट जो बैटल फील्ड है, बॉर्डर एरियाज हैं एसोसिएटेड विद अवर सेना, आर्मी, तो उसको गाइड करना। बाकी विजिटर्स के लिए कोई वो नहीं है इसमें, एज वगैरह का क्राइटेरिया नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। ओके, माघ बिहू ये कौन सी स्टेट का है? रुक जाओ, अजितेश। पक्का? शायद आसमी है। ओके, उत्तरायण, राहुल आए थे उस दिन? मकर संक्रांति नहीं। संदीप, गुजरात एंड राजस्थान, यस। वलीकू कहां पे था? नो, केरला। पेडा आएगा तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, ठीक है। ऑनलाइन, वेरी गुड।
अच्छा, एक टनल पड़ी थी जी मोड, कौन सा हाईवे? श्रीनगर टू लेह, उसके ईस्टर्न साइड पे एक और टनल बन रही है, जोजिला। जोजिला किन दो पार्ट्स को कनेक्ट करेगा? सोनमार्ग टू द्रास, द्रास ऑफ लद्दाख। एक रिपोर्ट, चलो ये तो पूछ ही लिया आ जाते ही, जरावा ट्राइब पढ़ी थी एक दिन हमने, मुझे प्लेस बता दो उसका। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्या खास बात हुई है इस बार इस ट्राइब को लेके? यस, वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, 19 लोगों को जो है आईडीज दे दी गई हैं। ओके, जो टीवी रिमोट कंट्रोल्स होते हैं आपके, उसमें कौन सी वेव होती है, किस वेव के ऊपर ये काम करते हैं? आईआर, वेरी गुड। इंफ्रारेड, रेडियो नहीं होती, इंफ्रारेड्स होती हैं। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर मेन गैस कौन सी होती है सेफ, जिसको माना जाता है? CO2। पानी को क्यों नहीं यूज करते जब भीषण आग लगी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, यस, वाटर का वजन ज्यादा होता है पेट्रोल से, जैसे पानी फेंकते हो पेट्रोल फिर से ऊपर आ जाता है, वो आग फैलती जाएगी जितना आप पानी फेंकते जाओगे, तो CO2 लाई जाती है, वो उसको सप्रेस करती है। वेरी गुड। चलिए जी, जो फोटोस्टेट मशीन्स होती हैं उसमें ड्रम लगा होता है, आपको पता होगा, कई बार वो मार्किंग भी आ जाती है, लाइन लाइंस। मुझे ये बता दो किस एलिमेंट का बना होता है वो? नो, ड्रम लगा होता है ना जो फोटोस्टेट मशीन्स के अंदर, प्रिंटर का देखा होगा आपने, वो जो निकल भी जाता है फिर ठक ठक करते हैं ताकि ठीक से चल पड़े, तो उसके अंदर मेन एलिमेंट कौन सी होती है? नो, एलिमेंट मतलब एक ही है, सिलेनियम, इसको याद रखना, सिलेनियम। रितिका मुझे व्हाट्सएप कर दो एक बार, मैं बताती हूँ, व्हाट्सएप कर दो। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया जैसे बारिश होती है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, सबको ही पसंद होती है, काफी नॉस्टैल्जिक होती है, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, बताइए उस बैक्टीरिया का नाम। ये क्वेश्चन आपके हरियाणा के पेपर 2018 में पूछा गया था, बताओ केमिस्ट्री वाले कहाँ गए, बायो वाले, बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसीट्स, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, पर आपने इतना ही याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसीट्स, स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। पंजाब वाले नोट कर लो इनको, यही तो होती है डेली लाइफ साइंस आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसीट्स, स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। अच्छा, अभी अर्थक्वेक भी हिट हुआ था तिब्बत वाले रीजन में, अराउंड 50 शॉक्स लगे थे उधर। मुझे ये बताओ, जो वेव्स होती हैं अगर उनको डिटेक्ट करना है तो कौन सा डिवाइस यूज होता है? ओके, सिस्मोग्राफ। अब अगर इन वेव्स को मेजर करना है, वेरी गुड, रिक्टर स्केल, तो इजी इजी से है, याद रखिएगा, रिक्टर स्केल, एंड दूसरा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होते हैं ये लगे होते हैं आपके, जैसे ये अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे सिस्मोग्राफ्स हैं, ये वेव्स को देखेंगे, PSL रिले, वो सारी वेव्स, खैर स्केल इज रिक्टर स्केल, वेव की डिटेक्शन इज सिस्मोग्राफ। मेजर आएगा ना अगर वर्ड तो रिक्टर स्केल है। और बना कैसे होता है अर्थ को, एक वेव्स की वजह से, P होती है प्राइमरी, प्राइमरी कौन कौन से एरियाज को क्रॉस कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? हाउ मेनी सेज ओनली सॉलिड? ओके, हाउ मेनी सेज सॉलिड एंड लिक्विड? हाउ मेनी सेज ऑल? ऑल। गैस को भी करती है, उसमें लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, P जो वेव है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों स्टेजेस को क्रॉस कर सकती है। डन, तो ये याद रखना है। बाकी S फॉर सेकेंडरी वेव, S फॉर सॉलिड। तो एक एस्थीनोस्फेयर आपने सुना होगा, सेमी सॉलिड, क्या S वेव्स उनको क्रॉस कर पाती हैं, जो प्लाज्मा वाली स्टेज बोल देते हैं उसको? कर पाती है, क्योंकि सेमी सॉलिड है तो सॉलिड वाला जो कंटेंट है वो उसके अंदर है। बाकी सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन सी होंगी? नो, लव वेव्स, L वेव्स, दे आर डिस्ट्रक्टिव। जो ये पूरा डिस्ट्रक्शन होता है आपके अर्थ के बेस पे, वो उसी की वजह से होता है, टॉप पे जब आ जाती है। बाकी जहां से अर्थ को एक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। एक और नाम होता है उसको, क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, एपिसेंटर नो, हाइपोसेंटर,
हाइपोसेंटर। और जब परपेंडिकुलर ही ऊपर पहुंच जाती है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये है एपिसेंटर, फिर यहां से फैलती हैं आपकी वेव्स। ठीक है, बाकी जो आप पूछ रहे थे, वेव को डिटेक्ट करने वाला सिस्मोग्राफ है, उन वेव्स को मेजर करने वाला रिक्टर स्केल है। तो मेजरमेंट का जो पर्पस है दैट इज ऑफ रिक्टर स्केल। अब बोलो। हाँ, दो अलग क्वेश्चंस हैं ये। वेब के पर्सपेक्टिव में सिस्मोग्राफ है, मेजरमेंट के लिए रिक्टर स्केल है। ठीक है, ओके ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, गैस वाला सुन लो। अब देखो, जब कोर पढ़ते हो ना आप, क्रस्ट, मेंटल, कोर, कोर में आपने सुना होगा जो आउटर वाला कोर है दैट इज लिक्विड और सॉलिड। हाँ, आउटर कोर दैट इज लिक्विड इन नेचर, और वहां पे गैशियस कंपोनेंट आपको मिलता है। दिस इज द रीजन कि पी वेव्स को बोला जाता है कि वो क्रॉस कर जाती हैं अंदर तक। बाकी एविडेंसेस आप पढ़ते हो, वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं तो इसका मतलब अंदर लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, सारे फिनोमिना। चलो जी, डन फॉर द डे, इतना ही था आज के लिए।